रिक्वेस्ट यू कि आप बताएं कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, जीबी गम्स आपका क्या काम है, आप कब से सर्विस में हैं, और ये इस सब मसरूफियात के साथ आप कैसे मैनेज कर रहे हैं अपना ये ट्रैवलिंग वाला शौक। नाउ ओवर टू यू। ये आखिरी सवाल सबसे इम्पोर्टेंट था। एक तो वेरी वार्म गुड इवनिंग मैं कहूँगा, ऑल्दो इस वक्त गिलगित इज़ वेरी कोल्ड, ऑलमोस्ट इन माइनस टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन मैं चूँकि गर्म कमरे में बैठा हूँ तो आई कैन सेंड यू वार्म विशेस। वो मर्केंटाइल लॉ में कहते हैं ना कि नोबडी कैन पास अ बेटर टाइटल देन व्हाट वन सेल्फ हैज़। तो आप खुश हैं तो आप खुशी बांट सकते हैं, भेज सकते हैं। आप अच्छे हैं तो आप अच्छाई बांट सकते हैं, भेज सकते हैं। आप अमीर हैं तो थोड़ी सी अमीरी भी शेयर कर सकते हैं औरों के साथ, ठीक है। तो मैं टिपिकल बाबू हूँ। आप लोग बाबू कहते हैं ना सरकारी लोगों को, या कुछ और कहते हैं? तो आई एम अ ब्यूरोक्रेट। पंजाबी में कहते हैं ब्यूरोक्रेसी मतलब बुरा करे सी, चंगा ना करे सी। तो आई ट्राई टू डू समथिंग चंगा विद यू दिस इवनिंग, ठीक है। मैं कोई ऐसा 20 साल से सर्विस में हूँ, और पहले मैंने प्रोविंशियल सर्विस बलूचिस्तान की एग्ज़ाम दिया था, फिर 2 साल बाद मैंने सीएसएस में जंप किया, और लकी इनफ कि मैं अफसर बन गया। लेकिन मैंने अपने इस सफ़र के शौक़ को जो है, सफ़र को दोनों सेंस में लें, उर्दू वाला सफ़र भी अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी काफ़ी किया, ठीक है ना। तो उसी ने मुझे मजबूत भी बनाया, उसी ने मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया। और मैं कश्मीर में मैंने सर्व किया, मैंने केपी में सर्व किया, मैंने तालिबान का दौर देखा, मैंने आवारान में बलोचों के हथे चढ़ा, वहाँ से भी बच के आ गया। तो काफ़ी टफ असाइनमेंट्स मैंने की हैं, ठीक है ना। इसी वजह से मुझे सोशल इश्यूज़ का थोड़ा सा मैं कहूँगा उसमें, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में दूसरा कहूँगा, क्योंकि कश्मीर अर्थक्वेक के रिस्पॉन्स में मैंने कोई 5 साल लगाए, आवारान के अर्थक्वेक के रिस्पॉन्स में मैंने 2 साल लगाए, फ्लड्स का डिज़ास्टर जो है वो मेरे होम टाउन में आता रहता है, अभी भी आया इस साल, 10 साल पहले भी आया था। जाफराबाद मेरा डिस्ट्रिक्ट है जो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे है, ये सखर और जैकोबाबाद के नज़दीक पड़ता है ना। तो लेकिन ट्रैवलिंग का शौक़ मुझे जगह जगह ले गया है, और मैं अज्यूम भी कर रहा हूँ आप लोगों में से भी पाकिस्तान के हर कोने के लोग होंगे, बाहर से भी हैं लोग, आउट ऑफ कंट्री भी हैं इसमें मानूर, मुझे ये अंदाज़ा नहीं है। एक आध है, पर मेरा ख्याल है कि आज शायद वो क्लास में ना सभी हो। पाकिस्तान से है ना, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। तो ये जो टूरिज़्म है, ये मैंने इसलिए चूज़ किया कि जब से मैं पिछला टेन्योर मेरा बलूचिस्तान में था, और 1 साल से मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूँ, और मैं यहाँ विजिटर भी रहा हूँ। पहाड़ों का शौक़ मुझे काफ़ी मुश्किल जगहों पे ले जाता रहा है, गिराता रहा है, बचाता रहा है। तो लेकिन मैंने इसको दोनों इलाकों में भी देखा है, और चूँकि बलूचिस्तान साउदर्न कॉर्नर में है, गिलगित बल्तिस्तान नॉर्दर्न कॉर्नर में है, तो मैंने गिलगित से ग्वादर के दरमियान के भी इलाकों को देखता और जांचता रहा हूँ। तो थोड़ी सी जो स्लाइड्स होंगी वो थ्योरेटिकल साइड की होंगी, बातें और डिस्कशन जो है वो प्रैक्टिकल साइड की होंगी। और हम ऐसे लेंगे इसको कि आप समझ लें 2-3 किस्म के मॉडल्स या वर्जन्स ऑफ टूरिज़्म पॉलिसी जो नहीं है, उनको हम सामने रखेंगे, और उनमें से निकालेंगे कि आया हमें कोई एक किस्म का वर्जन या मॉडल पसंद आता है या सूट करता है, या हमें कोई मिक्स पसंद आता है, 2 हों, 3 हों, 4 हों, इस किस्म का। और उस दरमियान में उसके फ़ायदे नुकसान जिसको हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, उस नेचर, उस लाइंस पे मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। स्क्रीन शेयर अगर हो गई हो तो मुझे ओके दीजिए, क्योंकि मैंने सामने एक प्रिंट रखा हुआ है एहतियातन, ठीक है ना। बिल्कुल जी, स्क्रीन शेयर हो चुकी है, मैं शेयर करूंगी तो आपने मुझे बताना है कि नजर आ रहा है या नहीं। तो आप लोग सब अपॉर्चुनिटी कॉलिंग पढ़ रहे हैं इस वक्त? जी जी, पहली स्लाइड यही आ रही है जी, ठीक है। और इसका टाइटल है सस्टेनेबल टूरिज्म इन गिलगित बल्तिस्तान ना। एक तो मैं ये भी आपको बता दूं कि वाई वी चोज दिस। वैसे आप में से अक्सर लोग या सफ़र करते होंगे, या सफ़र के हो सकता है टूरिज़्म के बिजनेस से, या आपके कोई साथी दोस्त कोई ऐसा टूरिज़्म का या एडवेंचर का ट्रेड या फैसिलिटेशन करते होंगे। मैंने ये चूज़ इसलिए किया कि हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, रहे हैं, शायद रहें भी, लेकिन हम आइडियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहने में नाकाम या मुश्किल का शिकार हैं। तो उसके दरमियान ये सस्टेनेबल को हम डिस्कस करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम जैसे मुल्क, हमसे छोटे मुल्क, हमसे गरीब मुल्क ज़्यादा टूरिज़्म से कमाते हैं, और उस पर फोकस भी करते हैं, और ऑप्शंस भी लोगों को या टूरिस्ट को देते हैं। डोमेस्टिक को अलग देते हैं, फॉरेनर्स को अलग देते हैं, ठीक है ना। यहाँ का
अब आप ज़रा आगे चलिएगा, लेआउट पे आए ताकि इनको पता चले कि हम कितना कुछ कवर करेंगे अगले 30-35 मिनट में, ठीक है ना। मैं ग्लोबल टूरिज्म का एक ओवरव्यू आपको दूंगा, मैं यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा टाइम उस पर लगाऊंगा कि गिलगित बल्तिस्तान, इसको हम शॉर्ट में जीबी बोलते हैं, कि जीबी क्या क्या ऑफर करता है। फिर आप में से चूंकि अक्सर लोग मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जीबी से बाहर के होंगे, फिर हम इसमें से आप समझें कि रेप्लिकेशन भी सोच सकते हैं कि यहाँ का मॉडल और कहीं भी लग सकता है या नहीं, और वहाँ के ट्रेंड जो यहाँ आ रहे हैं वो तो मैं वैसे ही डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है ना। मेरा बड़ा गिला रहता है बाहर के जो हमारे पाकिस्तान के बाकी इलाकों से लोग आते हैं ना यहाँ पे, यहाँ ये आपको बताता चलूँ, यहाँ लोग कहते हैं डाउन कंट्री, कि फला बंदा डाउन से आया। मैं भी जीबी की पार्लस में डाउन से आया हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम जीबी ना। तो डाउन कंट्री से जितने यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ना, वो यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ के कल्चर को अच्छा खासा अफेक्ट भी करते हैं, जिसमें से काफ़ी कुछ एडवर्स फॉर्म में भी होता है। तो उन चीज़ों को हम एडवर्स चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कम हो ताकि हमारा टूरिज्म यहाँ पे सस्टेन करे। कुछ मैं मार्केट असेसमेंट्स पे आपको ले जाऊँगा, कुछ मैं मिसिंग लिंक्स, इस पर भी मेरा फोकस होगा। तो इसेंशली इस पूरे इसमें ना हम 2 पे फोकस कर रहे होंगे, 4 पे ज़्यादा टाइम लगा रहे होंगे, और फिर डिस्कशन में बाकी चीज़ों को हम चला रहे होंगे। कुछ थ्योरी भी होगी, जारी बात है, क्योंकि बच्चों को अगर पढ़ाया ना जाए तो समझ नहीं आता। वैसे मैं जान सकूं अगर कि हमारा यंगेस्ट पार्टिसिपेंट कितनी एज का है और ओल्डेस्ट कितनी उसका है, कोई है आइडिया किसी को, या कोई क्लेम करे? आप लोग तो क्लास है ना ऑलरेडी। आई थिंक मैक्सिमम जो है वो 35 इयर्स एज है इस कोहर्ट की जी, और यंगेस्ट आई थिंक 23-22 होंगे। अच्छा, नहीं ये तो बड़ा आइडियल ब्रैकेट है। मैं तो कहता हूँ कि आदमी को ना मरते दम तक जवान रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग जवान हैं मेरी तरह, ठीक है। मेरे बालों से अंदाजा ना लगाए, मेरे हाल से अंदाजा लगाना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी ग्लोबल टूरिज्म का जो वो था ना, आगे ले आइएगा ज़रा, जहाँ हमने इसका ओवरव्यू दिया हुआ है कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कितना कुछ कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करती है। ये उसकी कुछ झलकियाँ हैं जो आपके सामने लेफ्ट और राइट पे टेबुलेटेड हैं, ठीक है ना। सब लोग देख रहे होंगे कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में कितने ट्रिलियन डॉलर्स कंट्रीब्यूट होते हैं टूरिज्म की वजह से स्पेसिफिक, ठीक है। इसी को हम विल कंपेयर इट कि हमारा मुल्क, हमारा सूबा या ये रीजन जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, और हर कोई अपने अपने सूबे पे भी इसको या अपने अपने शहर पे किसी भी जगह पे कंपैरिजन लगा सकता है ना। तो उस एंगल से हम देखेंगे। तो इसमें जो तीसरा बुलेट है लेफ्ट पे, पहला तो ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है विच इज अराउंड 8.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है, टूरिज्म का। कहीं भी आप यहाँ का देखें, पाकिस्तान का सिर्फ 1 साल का फिगर मैंने लिया है 7.2%, ठीक है। तो इसको मैं अभी डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ, शायद इस वक्त मुझे जहन में नहीं है फिगर, वरना ये नेग्लिजिबल है। जितना दुनिया के बाकी मुल्क या ओवरऑल इकोनॉमी में टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है, हमारे पास नहीं कर रहा। इसका एक छोटा कंपैरिजन आई कैन गिव यू, लाइक नेपाल का किसी को आइडिया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ नेपाल्स इनकम कम्स फ्रॉम टूरिज्म? एनी गेसेस? लगाएं तुक्के भाई, तुक्के लगाओ मोमिनो। 40%। जी, कोई और इलेक्ट्रा का ख्वाहिशमंद? 80%। 50% आई गेस। क्या बोला, दोबारा बोले? 50%। 50? 40%। जी 40%। 40%। और लगाएं यार, आप लोग डर रहे हैं तुक्के लगाते हुए। 10%। 80 भी लिखा है, 80 भी लिखा है सदाम महसर ने। महसर साहब तहाँ के 7.9%। जी 70 भी आ रहा है महादेव की तरफ से, ठीक है। अब सबको सरप्राइज करूं सर? 15%। 90%, 85 ठीक है, ऑलमोस्ट 90%। तो इलेक्ट्रा जो है वो 85% वाले का हुआ। मरियम जाहिद और 1-2 और लोगों ने लगाया। मतलब इतना सा मुल्क है यार, चुना सा मुल्क है। इट्स अ वेरी टाइनी कंट्री। आप कभी काठमांडू जाए ना तो आप उसके गिर्द पैदल चक्कर लगा जाएंगे, ठीक है। तो मैं गया था बैक इन 2006, तो मैंने पूरा काठमांडू पैदल ही फिरा, बिकॉज समबडी हैड एडवाइज्ड मी बिफोर व्हेन आई वाज गोइंग कि आप उसको पैदल ही एंजॉय कर सकते हैं। वैसे किसी भी शहर या कंट्री को मैं कहता हूँ पैदल ही एंजॉय करना चाहिए, टांगों में जान हो तो, ठीक है, वरना पैदल कर लें। तो 90% का कंपैरिजन देखें और 7.2% का कंपैरिजन पाकिस्तान का देखें, ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप जीबी को भी देख लें। जीबी के अपने रेवेन्यूज कम हैं लेकिन नेग्लिजिबल हैं,
तो ये परसेंटेज मोर और लेस इसी से मैचिंग है जो पाकिस्तान का आ रहा है, ठीक है ना। तो अब मसला ये है कि हम जितनी हमारी अच्छी डेस्टिनेशंस हैं वो सारी यहाँ पर हैं, ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं तो वो 7% है, 8% है, बल्कि सिंगल डिजिट ही है बहरहाल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बाकी ऐसे लोग भी हैं जो 90% कमा रहे हैं, तो हम कैसे इससे कमाएं? इतने पहाड़ किसी के पास हों यार, एक माउंट एवरेस्ट पे दुनिया की लाइन लगी होती है, ठीक है ना, और हम नहीं लगा पाते, ना K2 पे ना ब्रॉड पीक पे। हमारे पास 5 पीक्स एक जगह पे हैं सिर्फ इसी रीजन में, और इसके अलावा जो स्वात में हैं, जो चतराल में हैं, जो और जगह पे हैं, वो इसके अलावा हैं। ये तो मैं सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरह आप थोड़ा सा राइट पे अगर चले जाएं, क्योंकि लेफ्ट पे एक फिगर और भी पढ़ लें, वो भी मैचिंग है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म टू GDP ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, वो भी ऐसे ही 8%। तो ये हमारी परसेंटेजेस काफ़ी कमज़ोर हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमें चीज़ को शायद सेल करना नहीं आता। मे बी वी फेल टू सेल आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, या व्हाट यूनिकनेस वी हैव। प्रोडक्ट में जो चीज़ें होती है ना, वो यूनिकनेस पे ही आप बेच रहे होते हैं उसको, कंफर्ट पे बेच रहे होते हैं उसको, और प्राइस पे बेच रहे होते हैं। मैं इस तरह एनालाइज करता हूँ। आप लोग फिर इसमें अपनी डिस्कशन में और चीज़ें लाइएगा आगे, ठीक है ना। इसी तरह मैं इसको फर्दर नीचे ले जाऊँ इस स्लाइड को, आखिरी पॉइंट कि growing middle class in Pakistan that aspires to travel but does not have easy access to global destinations is ideally starting point of real tourism in Gilgit-Baltistan। कि जो हमारे लोग बाहर नहीं जा सकते वो यहाँ आते हैं, और ये बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ के लोगों के लिए भी, यहाँ की इकोनॉमी के लिए भी। इसी तरह जो बहुत दूर के मुल्क नहीं जा पाते वो दुबई तक चले जाते हैं ना, तो क्योंकि ईजी डेस्टिनेशन है। लेकिन मैं इसी से कंपेयर करता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, कराची से दुबई की फ़्लाइट भी इतना ही टाइम लेती है, स्कर्दू की फ़्लाइट भी उतना ही टाइम लेती है, सेम डेस्टिनेशन, मोर और लेस, किराया भी सेम होगा, ठीक है। अब आप लोग ज़रा थोड़ा सा अपना लेंस, अपनी याददाश्तें, अपना एक्सपीरियंसेस को घुमाएं, टेंटिकल्स को, और देखें कि दुबई क्या ऑफर कर रहा है, हम क्या ऑफर कर रहे हैं, और व्हाट वी आर कन्वर्सली व्हाट वी आर हाइडिंग एंड व्हाट दुबई इज हाइडिंग, ठीक है, और शोइंग। बिकॉज हमारे पास चीज़ें बहुत सी होती हैं बट हम उनको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो आप समझ लें कि पूरे उस पर एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा होता, फ़ायदा नहीं दे रहा होता, ठीक है ना। बिलीव मी, चले मैं अपॉर्चुनिटीज़ पे आ ही जाता हूँ ताकि ये सारी बातें ज़ुबान ही ना चलें। थोड़ा सा अगली स्लाइड पे चलिएगा कि हाँ, ये अब आप जीबी का नक्शा भी आपके सामने है, कुछ बेसिक डेटा भी आपके सामने है, ठीक है, और एक तस्वीर भी नज़र आ रही है। ये पॉइंट बहुत से लोगों ने देखा और सुना होगा, जो तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये वो पॉइंट है जहाँ रिवर इंडस और रिवर गिलगित मिलते हैं, और ये 3 माउंटेन रेंजेस का जंक्शन भी है, ठीक है। राइट पे आपके काराकोरम है, बल्कि ये किसी ने गलत ही लिखा है, जिसने लिखा है हिमालय जो है ना वो राइट पर है, काराकोरम जो है वो सेंटर में है, और हिंदू कुश लेफ्ट में है, ठीक है। ये तस्वीर को मैं अपनी गलती तस्लीम करूं ताकि आप लोगों को समझ आए, लेकिन दरिया बहरहाल ठीक दिखाए हुए हैं। राइट से इंडस आ रहा है, थोड़ा सा गदला आपको नजर आ रहा है, क्योंकि जितना बड़ा दरिया होता है वो उतने बड़े ट्रिब्यूटरीज से, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ ग्लेशियर से आ रहा होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत ये कसाफत रहती है, डेंसिटी और दूसरी जो चीज़ें हैं। इसी तरह जो लेफ्ट से गिलगित रिवर आ रहा है, ये शंदूर से, चतराल से आ रहा होता है, तो इसमें आपको थोड़ी सी सफाई नजर आती है। दुनिया की बेहतरीन ट्राउट इसमें होती है, सबसे साफ पानी गेजर रिवर के, जो गिलगित पहुंच पे गिलगित रिवर कहलाता है, और नीचे मिलके अकेला इंडस कहलाता है, तरबेला तक, और फिर नीचे ठट्टा तक, कराची तक ये जाता है, समंदर में गिरता है, ठीक है ना। अच्छा, आप पॉपुलेशन देखें जीबी की, आपको हैरत नहीं हो रही वैसे? हाउ मेनी पीपल आर सरप्राइज्ड टू सी के देयर इज ओनली 1.5 मिलियन पीपल लिविंग इन गिलगित बल्तिस्तान। नॉट सरप्राइजिंग, कश्मीर की भी इतनी पॉपुलेशन है, आजाद कश्मीर वाली साइड की। जनाब इससे 3 गुना है, आपको ठीक कर दूं, कश्मीर इससे बहुत छोटा है, और कश्मीर की आबादी से 3 गुना है, बलूचिस्तान की आबादी से 6 गुना है, जो अदरवाइज इतने गुंजान आबाद काउंट नहीं होते, ठीक है ना। और जीबी का भी एक पिक्युलरिटी और है, जीबी की पॉपुलेशन इन स्ट्रिक्ट सेंस अराउंड 1.8-1.9 मिलियन हो जाती है, लेकिन हमारी एक सिग्निफिकेंट मिनॉरिटी आउट ऑफ जीबी रहती है, इसलिए मैं इसको रेजिडेंशियल पॉपुलेशन गिन रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे रह रहे होते हैं एट ए टाइम लोग, और यही डबल हो जाती है जब टूरिस्ट ट्रैफिक हमारे पास सीजन में आता है। हमारे पास 1 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट समर में यहाँ होता है। हुंजा के एक शहर में एक दिन में 12,000 से ज़्यादा बंदा घूम रहा है या ठहर रहा होता है, ठीक है। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं रिसोर्स वाइज व्हेन टूरिस्ट सीजन कम्स, ठीक है। बाकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं, 3 डिवीजन हैं यहाँ पे। ये गिलगित एक डिवीजन कहलाता है, जिसमें हमारा हुंजा अप टू खुंजराब और गिजर अप टू शंदूर ये काउंट होता है।
दूसरा हमारा द्यामर अस्तोर डिवीजन है, जिसमें अस्तोर, नंगा पर्वत और चिलास के टाउन्स जो है ये शामिल हैं। इसी तरह हमारा बल्तिस्तान बड़ा डिवीजन है, जिसमें कराकोरम, केटू, स्कर्दू, शिगर, गांचे, खरमंग, जहाँ से इंडस आ रहा होता है पार से, कारगिल से और चाइना से ना, ये वो रीजन है हमारा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाला। ठीक है, नक्शा आपके सामने लगा हुआ है, तो रफली कोई आइडिया हो जाएगा। कोई चीख के बताए यार जो आया हो यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान, कितने लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू? एक ने उठाया हाथ, जनाब, 2 3 4, और उठाओ, कीप योर हैंड्स अप और कीप रेजिंग, आई वुड से 8 9, अभी तक सिंगल डिजिट है। चलो तब भी गुड इनफ, अगर 1/3 आपके में से या 1/4 तकरीबन क्लास में से दे हैव बीन हियर। ठीक है, तो आप देखें एरिया कितना बड़ा है, 72,500 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और दिस एरिया अगेन मैं कंपेयर करूँ, सिंस आई हेल टू बलूचिस्तान, तो हेल फ्रॉम, तो उससे इसका कोई 1/4 है साइज। ठीक है, इट्स नॉट एज ह्यूज एज बलूचिस्तान, नीदर पॉपुलेशन वाइज नॉर एरिया वाइज, बट अगेन इट ऑफर्स अ लॉट। इसमें फिर इसकी पॉजिटिव फीचर्स आ जाती हैं जीबी की। ठीक है, कि ये वेलकमिंग है, बलूचिस्तान शायद इतना वेलकमिंग ना हो। ठीक है, ये उससे छोटा है, इसका रोड नेटवर्क बलूचिस्तान से बेहतर है, इसका सिक्योरिटी सिचुएशन बलूचिस्तान से बेहतर है, हॉस्पिटैलिटी हालांकि दोनों जगह कॉमन है। ठीक है, वैसे आपस में कह रहा हूँ, सिंस आई बिलोंग टू बलूचिस्तान, तो जिसने जाना हो तो मैं पर्सनल आपको अपना नंबर दे के छोड़ूंगा, वरना एटलीस्ट इनबॉक्स में तो आ ही सकते हैं, जैसे मानूर ने इंट्रोडक्शन करवाया ट्विटर पे, फेसबुक पे, मैं वहाँ पे काफ़ी बदनाम हूँ, तो आप मुझे आराम से अप्रोच कर सकते हैं मेरा नाम लगा के, यू विल फाइंड मी, यू कैन आस्क मी, गाइडेंस मिलेगी वहाँ पे। लोकल इवन कोई सपोर्ट भी हुई तो वो मैं आपके लिए कर लूँगा, बिकॉज आई एम एन स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ टूरिज्म इन द साउथ ऑल्सो। ठीक है ना, तो बलूचिस्तान का चप्पा चप्पा मैं पैदल फिरा हूँ। ठीक है, अस्तोला आइलैंड से लेके कोय सुलेमान की हाइट्स तक। ठीक है ना, साहिल से लेके ऊंचाइयों तक, ज़ियारत, कोयटा, चागी, रेगिस्तान, मेरा अपना इलाका जाफराबाद, सिब्बी, बोलान, जहाँ आपको जाना हो। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, एक कमजोरी भी है जीबी की। ठीक है, छोटी आबादी मतलब कि यहाँ रिसोर्सेज छोटी आबादी के लिए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट हमारी पॉपुलेशन टूरिस्ट सीजन में डबल हो जाती है, तो ये स्ट्रेच भी करता है हमें। ठीक है, इसी तरह एरिया बड़ा है, उसमें स्कोप काफ़ी है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो किस नेचर की हो रही हैं? एक ही शहर में जी हाई राइज बना दें, बड़ा बड़ा होटल बना दें, पीसी बना दें जी, मैरियट बना दें, इस टाइप की यहाँ पे एफर्ट्स चल रही हैं। या जो हमारे साथी ड्यू रिगार्ड्स थोड़े से लाहौर और पंजाब वाले भी होंगे ना, पिंडी वाले, वो यहाँ पे आकर ओ जी इतने बट कढ़ाई नहीं मिलती। ठीक है, हम कहते हैं यार जो यहाँ बनता है वो खा लो, बट कढ़ाई बनानी है तो वहाँ खा लो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी कुछ मतलब हमें फेस होती हैं, लेकिन हम इसको हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं जैसे जैसे, क्योंकि टूरिज्म बहरहाल टूरिस्ट की डिमांड पे चलती है, तो हम बट कढ़ाई भी इंट्रोड्यूस ज़रूर करेंगे, लेकिन हम इसको नारान और मरी बनाने से बचाने में लगे हुए हैं। हमारी एफर्ट ये है, जितने वो कंजेस्ट हो गए ना, अब हम तंग आने लगे हैं उससे ना। तो अच्छा, ये किसी ने मुझसे ट्विटर हैंडल और वो पूछा है, ये मैं आसानी के लिए बता दूं यार, जमाली DMG है मेरा, ईमेल का भी यही है @gmail.com, ट्विटर पे भी मैं जमाली DMG के नाम से हूँ, और फेसबुक पे मैं अजीज़ अहमद जमाली के नाम से हूँ, जो मेरा नाम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। हो सकता है आपको मल्टीपल मिल जाएं फेसबुक पे, इसलिए कि मेरा एक पेज भी है, एक मेरा अकाउंट मेरा लूज हो गया था तो रिकवर किया, और एक मेरा आजकल करंट अकाउंट है, लेकिन जहाँ मिले मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड कर जाऊँगा, आपके नाम में याद रखूंगा। अब जरा आगे चलें। मानूर मुझे हेड्स अप दें कि टाइम कितना गुजरा है, बातों में पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, सॉरी मुझे स्क्रीन अपनी स्टॉप करनी पड़ी थी, अभी 6:30 हुए, तो वी स्टिल हैव 25 मिनट। 25 मिनट है, ठीक है। ठीक है ना, अब मैं आता हूँ उस स्लाइड्स पे जिस पे मैंने कहा था टाइम हम ज्यादा लगाएंगे, वो है अपॉर्चुनिटीज कि जीबी क्या क्या अच्छा ऑफर करता है। अपॉर्चुनिटीज की हमारी 3 वो है ना, मेरे ख्याल में तकरीबन 4 हो गई हैं। अच्छा, ये पहली आपके सामने है। देखिए, मुझे दुनिया का कोई एरिया बता दें, रीजन बता दें, जिसमें 3 माउंटेन रेंजेस इतनी आसानी से एक जगह पे हैं, जो अभी आपको तस्वीर में भी दिखाई। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स तो हर जगह हो जाते हैं, ये इतनी कोई यूनिकनेस नहीं है। ठीक है, अच्छा, हाईएस्ट पीक्स नेपाल के अलावा शायद ही कोई compete करता हो हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पे K2 और नंगा पर्वत के नाम लिखें, लेकिन गशब्रम 1, गशब्रम 2, इनको G1 G2 कहा जाता है, वो भी 8000 प्लस हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा राकापोशी कितना मशहूर, नंगा पर्वत कितना मशहूर। ठीक है, तो उस सेंस में ओवर 8000 मीटर की 5 पीक्स हैं, 7000 मीटर की 100 प्लस पीक्स हैं। इतनी मुझे बता दें, दुनिया के किसी मुल्क या किसी कॉन्टिनेंट में नहीं है शायद।
ठीक है। एडवेंचर टूरिज्म के लिए तो मतलब इट्स अ हॉट डेस्टिनेशन एंड इट शुड बी आइडियली, लेकिन शायद अकेले माउंट एवरेस्ट से नेपाल ज़्यादा कमा रहा होगा कंपेयर टू पाकिस्तान, अर्निंग फ्रॉम ऑल इट्स पीक्स। जो 8,000 में गिनूँ, 7,000 में गिनूँ, 6,000 तो बेतहाशा है, उनकी तो तादाद ही कोई नहीं है। 120 लेक्स हैं यहाँ पे, एक मैंने नहीं लिखी, वो मैंने किसी को बताई नहीं है, और इनमें से मैंने तकरीबन 100 के करीब देखी हुई है, ठीक है। और आपको दावत है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि कहीं पे रास्ता 4 घंटे का होगा, कहीं पे 4 दिन का होगा, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल वो लेक्स ऐसी हैं कि बंदे का डूब के मरने को जी चाहे। आपने किसी ने सफ़रनामा पढ़ा कमर अली अब्बासी का? वो न्यूयॉर्क गया था अमेरिका, तो कहता है कि कब्रिस्तान इतने खूबसूरत है न्यूयॉर्क की, कब्रें देख के मरने को जी चाहता है। तो यहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ देख के मरने को जी चाहता है। तो आप आएँ, आपको जिंदा बचाना मेरा काम है। अच्छा, नेशनल पार्क्स की तादाद आप देखें, ग्लेशियर्स की तादाद देखें, ये बल्कि 608 जो हैं ये तो सिर्फ वो हैं जो बड़े ग्लेशियर्स हैं। हमारा जो स्टॉक है वो 7,000 के करीब आता है, ठीक है ना। उसको मैं अगली स्लाइड पे ले आता हूँ, ज़रा आगे चलिएगा, ठीक है। अगेन आप देखें जितना बड़ा फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर है, यहाँ का ये 9% बल्कि 9.5 रफली 10% बन जाता है जो फॉरेस्ट है। आइडियल कवर या मिनिमल कवर जो सजेस्ट किया जाता है एनवायरमेंटल एंगल से वो 4% होता है, तो उससे डबल से भी ज़्यादा फॉरेस्ट यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना जो आपके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जिनकी बेसिस पे आप अपना टूरिज्म पोटेंशियल सेल कर रहे होते हैं। तो उस सेंस में शायद पाकिस्तान भर में सबसे बड़ा यही है। केपी का मैं नहीं कह सकता, मे बी हम कंपेयर करें, या कश्मीर तो बहुत छोटा है तो इसलिए कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन अगेन आप देखें गेम रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्पीशीज, बर्ड्स की 230 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन दिस एरिया अलोन। बल्कि मेरा एक दोस्त है वो फोटोग्राफर है, ही हैज़ कम अप विद नाउ 300+, वो भी हमारी तरफ आवारागर्द है, घूमा फिरा, और उसकी किताब है, उसका नाम है फेदर्स। इस वक्त मेरे सामने पड़ी है, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, क्योंकि इत्तेफाक से सामने पड़ी है तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको कभी नेट पे सर्च कीजिएगा और आपको 300+ बर्ड स्पीशीज ऐसी मिलेंगी जो यूनिक टू मतलब यहाँ पर हैं, और कुछ से मेरी अपनी मुलाकात है, जारी बात है, इनसे मिलने का अपना मज़ा होता है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में सबसे यूनिक चीज़ मैंने यहाँ देखी है, किसी ने फ्लाइंग स्क्विरल देखी या सुनी हो? उड़ने वाली गिलहरी, मेरी उससे पिछले महीने मुलाकात हुई है। वो गलती से बेचारी किसी गांव में आ गई थी, उसको छोड़ने हमारे वॉलंटियर्स जा रहे थे वापस उसके हैबिटेट, बैक इनटू द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है ना। अब ये पाकिस्तान में शायद कहीं भी ना हो, और मेरे अपने लिए हैरत थी, इवन जीपी में मुझे कहीं मिली नहीं, लेकिन वहाँ नज़र आ गई। इसी तरह जंगली वो खरगोश, फिर ये माउंटेन गोट्स, उनकी इतनी किस्में, और आइबेक्स पे, और जो ब्लू शीप है हमारा, और मारखोर, उस पर बाकायदा यहाँ पे ट्रॉफी हंटिंग होती है। ट्रॉफी हंटिंग का सुना है किसी ने? ठीक है, हाँ, ज़बरदस्त। वो हम ये करते हैं कि टू कंजर्व दिस स्पीशीज विच आर रेयर, हम उनके लिए एरिया डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर हम अलाउ करते हैं शिकार, कंट्रोल्ड ऑफ कोर्स, 2 गोलियां 3 गोलियां बुलेट्स हम फिक्स करके, और टाइम और एरिया, और उसकी कीमत होती है उस लाइसेंस की जिसपे उस बंदे को ये इजाज़त मिलती है। वो कीमत डॉलर्स में होती है और काफ़ी हैवी अमाउंट होती है, ठीक है ना। और वो अमाउंट फिर हम उस कम्युनिटी पे लगाते हैं, और कम्युनिटी से हमारा मुआहदा ये होता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ, आपने खुद नहीं मारना, आपने बचाना है, जितना बचाएंगे उतने ट्रॉफी हंटर्स आपके पास आएंगे, ट्रॉफी हंटर्स आएंगे, आपके पास पैसा आएगा। उस पैसे को हम यूँ बांटते हैं, हम 80% जो है उसका कम्युनिटी पे लगाते हैं, 20% उसका गवर्नमेंट के पास आता है, तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू का सोर्स आता है जो हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है, और कम्युनिटी को 80%। इमेजिन ना, अगर $2 करोड़ में, $2 लाख में कोई भी हमारा वो हो जाए, तो वो $2 लाख का अगर 80% उस कम्युनिटी को मिल जाए, और इतने पे जाती हैं बोलियां हमारी, ठीक है ना। तो इस तरह की मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज। और अगर मैं थोड़ा ज़्यादा नेचर लवर हूँ, आप लोगों को बोर ना कर दूँ, अगला दिखाइएगा स्लाइड, अपॉर्चुनिटीज में क्या है। जमाली साहब, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 100 सफ़र किए ना, उसमें से 90 मैंने अनप्लान्ड किए हैं, ठीक है, मैं सफ़र पे बस चल पड़ता हूँ, ठीक है। तो सिवाय जिस मंजिल को मैंने रात तक पहुंचना है, उसके अलावा मैं ज़्यादा जहन में नहीं रखता।
मैंने टेंट में भी रात गुजारी है, मैंने खाना बदोशों की झुग्गी में भी रात गुजारी है, मैंने ओपन में भी रात गुजारी है हिंगोल में, बलूचिस्तान में। सिर्फ स्लीपिंग बैग था मेरे साथ। आप मुझे छोटा मोटा बियर ग्रिल से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा नहीं, क्योंकि मैं वो चीज़ें नहीं खाता जो वो खाता है ठीक है, पानी शानी मैं साथ रख लेता हूँ। अच्छा, दूध शूध मिल जाता है कहीं ना कहीं से, इतना अंदाज़ा हो कि वहाँ कोई आबादी होगी ना, यूं करके। तो आप इमेजिन करें कि एक अस्तोला आइलैंड है पसनी से अंदर 20 नॉटिकल माइल्स। आई हैव 4 विजिट्स ऑफ दैट आइलैंड। मैं अभी तक उससे नहीं थका हूँ, और मैं अभी भी एक लैंडिंग उस पर प्लान कर रहा हूँ, कोई पायलट दोस्त मिल जाए तो उसके साथ। इट्स अ टेबल टॉप आइलैंड, ऊपर 8 किलोमीटर पूरा मैदान है, लेकिन वो समंदर से थोड़ा उठा हुआ है, ऐसे शिप की तरह नजर आता है ना, ठीक है, इस तरह की चीज़। यहाँ केटू बाल्तोरो तक मैं पैदल गया हूँ, 15 दिन लगते हैं सिर्फ, ठीक है। इत्तेफाक से मौसम ख़राब था तो मैं ऊपर नहीं जा सका। केटू के पड़ोस में एक छोटी सी पीक थी, तो वहाँ हमने, पास्तोरे उसका नाम है, कुछ 6000 मीटर की है, वहाँ नहीं जा सके, हम वापस आए और बड़ी मायूसी थी। उसी दौरान एक और पीक रास्ते में देख ली, हम उस पर चढ़ गए और मैं उससे गिर गया, ठीक है। टॉप पे वो 5400 की थी और 5200 पे पहुंच के मैं स्लिप हो गया बर्फ पे, और बर्फ पे वो मेरी पहली ट्रैकिंग थी। इमेजिन, इतना शौक, मतलब पागलपन कहते हैं इसको, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि हटकर चले वो हमसे है जिसको सर अजीज, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। तो मेरी खुशकिस्मती है मुझे सर फिरे मिल जाते हैं, उनमें आपके नवीद साहब भी शामिल हैं, एक दफा वो भी गिलगित में मिल गए थे, ठीक है ना। तो मैंने उनको रात में ट्रैक करवाया गिलगित में। अब लोग रात में वैसे सफर नहीं करते, ठीक है ना। तो वो यार डर लगता है तो मत डरो ना, सिंपल। ये अभी सवाल है किसी का आया कि पहाड़ों पे जाने से डर लगता है, तो हमारे यहाँ किसी को खांसी हुई थी, वो हकीम के पास गया तो उसने कहा मुझे खांसी है, कहता मत खांसो, तो नहीं होगी भाई, डरो मत यार, इंसान से खतरनाक जानवर कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये मेरा मार्गला का भी तजुर्बा है। बाय द वे, मैंने मार्गला से सीखी है ट्रैकिंग, मेरी पहली पोस्टिंग जो है ना वो वहाँ पे थी, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सफ़र ने यार मुझे तो मतलब इतना को बोल्ड कर दिया है कि मैंने कह रहा हूँ कि स्वात में तालिबान के टेन्योर में मैंने 2 साल गुजारे हैं, अवरान में बलोच इंसर्जेंट्स के बीच में मैंने एक प्रोजेक्ट हाउसिंग रिकन्स्ट्रक्शन का किया और उसको जापान से अवार्ड भी मिला, ठीक है। और वहाँ मैंने 4 लाइफ अटैम्प्ट्स सर्वाइव किए, ठीक है। तो जब इतना ईमान है आपका ना, तो आप सिर्फ इतनी सेफ्टी रखें कि जो गाड़ी चला रहे हैं उसके टायर पूरे हों, ठीक है, उसका पेट्रोल पूरा हो, इससे ज़्यादा फिक्र ना करें भाई। बाकी तो चाय और बेइज्जती का कोई टाइम थोड़ी होता है, कहीं भी आ जाती है, ठीक है ना तो और चाय मिल जाती है, पता है, बेइज्जती कम मिली है मुझे। तो उस सेंस में ये जो हमारा मकरान कोस्टल हाईवे है, आप में से अक्सरियत वैसे कराची से तो वाकिफ़ ही होगी ना, कराची से आप हार्डली 2-2.5 घंटे में कोस्टल हाईवे पे पहुंच जाते हैं। कोस्टल हाईवे इज़ अ वंडरलैंड, ठीक है। नॉट ओनली द रोड, एक तो खाली है, आप वहाँ पे जहाज़ की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, बशर्ते कि आपको पायलट करना आता भी हो, क्योंकि मोड़ छोड़ आ जाते हैं ना, वहाँ पे उड़ जाती है, टेक ऑफ हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इट्स अ वेरी पीसफुल रोड, उस पर मड वॉल्केनोज, बीचेस, 700 किलोमीटर लॉन्ग बीचेस, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। अच्छा, इस तरफ मेरी तरफ आएँ तो पहाड़, बर्फ़, नदियाँ, नाले, वादियाँ। अभी इस सीज़न में कहाँ गया हूँ, इस सीज़न में चित्राल से साथ जो शंदूर की वादी हमारी बनती है, जिसका जीबी साइड है ना, हंदरब बोलते हैं उसको, हंदरब से मैं 5 दिन में स्वात निकला हूँ माहौडन, ठीक है। और मेरे साथ इस्लामाबाद के साथी भी थे, हम 10-15 लोग थे। मेरे बेटे ने भी वो ट्रैक मेरे साथ किया, ही इज़ हार्डली 14 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये इसका पहला ट्रैक था एंड ही वॉक्ड 5 days विद अस, ही क्रॉस्ड अ पास ऑफ 5000 मीटर्स विद मी। और हमारा ट्रैक जब उस तरफ ख़त्म हुआ तो वो जो मैंने सरफेरी वाली बात की थी ना, तो मुझे ख्याल है यार यहाँ से नज़दीक एक और पास है जो चित्राल को जाता है। तो मैंने साथियों से कहा कि एनीबॉडी फॉर चित्राल, तो उन्होंने यूं करके हाथ बांधे, कहते हैं सर सानू जान दो, इस्लामाबाद पहुंचना है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बीवी बहुत मारेगी पूछेगी, मतलब इस तरह की बातें। मैंने वहाँ से उनको छोड़ा, सिर्फ 2 साथी लिए जो जिन्होंने इत्तेफाक से गिलगित ही आना था मेरे साथ, तो मैंने अपना बेटा भी इस्लामाबाद वालों के हवाले किया और मैं वहीं से मुड़ के 3 दिन में चित्राल पहुंचा। सो 100 किलोमीटर्स इन 8 days एट ए स्ट्रेच। तो ऑल नाइट्स इन टेंट्स, बकरे भी खाए, बड़ी किस्म की रोटियां भी फड़काई, लस्सी, दूध, मक्खन ताज़े किस्म का मिलता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने शायद शहरों में ना देखी हो, तो गांव में निकला करें, वीराने में। वो कहते हैं खुदा खाना बदोशों की करे खुद खाना सामानी, खुदा खाना बदोशों की करे खुद खाना सामानी, कि हर सुबह नई मंजिल, नया दाना, नया पानी। तो वर्ल्ड इज अवेटिंग यू व्हेन यू गो ऑन ट्रैवल। आपने खाना बदोशों को देखा है वैसे? खाना बदोश यार, मैंने इनकी औरतों की डिलीवरी रास्ते में देखी है,
दे कीप वॉकिंग, 6 महीने ऊपर जा रहे हैं, 6 महीने नीचे आ रहे हैं, गुज्जर, ये दूसरे कोहिस्तानी, ठीक है। अब ये लोग बकरों के साथ, जानवरों के साथ, कोई अफगानिस्तान से आ रहा है तो बलूचिस्तान में एंटर हो रहा है, कोई गिलगित से जा रहा है तो कश्मीर में, कश्मीर से जा रहा है तो पिंडी के मैदानों में, ठीक है, और कोयटा से जो आते हैं तो सीपी के मैदानों में। इस तरह करके ये 6 महीने डाउन स्ट्रीम चल रहे होते हैं और एल्टीट्यूड, और इसी तरह 6 महीने ऊपर, पूरा साल, पूरी जिंदगी सफर में, इमेजिन। और उनका क्या होता है, मूसा खेल में मैंने देखा कि somebody, वो जैसे लिफ्ट के लिए हाथ नहीं देते, मैं गाड़ी में किसी विजिट पे था, मूसा खेल बलूचिस्तान के नॉर्थ में है, ठीक है। तो मैंने गाड़ी रोकी तो कहता है सर वो हमारी वाइफ को जो है ना बच्चा पैदा हुआ है तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, हमें कोई हेल्प चाहिए। अच्छा, इत्तेफाक से मैं हेल्थ सेक्टर की एक कंपनी में था, मैंने उनको लिफ्ट दी है। अब बाय द टाइम मैंने उनको लिफ्ट देके उस हॉस्पिटल नज़दीक BHU तक पहुंचाया, डिलीवरी हो चुकी थी। वो क्या करते, वो एक पर्दा लगाते हैं एक दरख्त के नीचे, वहीं पे डिलीवरी हो जाती, बिकॉज डिलीवरी इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो खुदा ने इतनी रेजिलियंस दी हुई होती है। आप इससे इमेजिन कर लें कि आपको कितनी स्ट्रेंथ है। खुसूसन मर्दों को मैं थोड़ा ताना मार रहा हूँ, ठीक है ना, कि थोड़ी देर डिलीवरी भी नहीं होनी ना, तो सिर्फ जाना है नहाना है और खाना है तो सोना है, ठीक है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ट्रैवल में बड़ी मतलब बरकतें और इंसानी जिस्म में बड़ी कैपेसिटीज़ हैं। तो मार्गला के ट्रेल्स पे आप लोग तो ये ट्रेल 6, ट्रेल 5 और ये ट्रेल 3 ये गिनते रहते हैं। मैंने अपना जो सबसे छोटे ट्रैक्स किए होंगे, इत्तेफाक से मैंने उस ज़माने में किए जब ये ट्रेल्स बनी हुई नहीं थी, मतलब बनी हुई तो थी, प्रोजेक्टेड नहीं थी। ये असल में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है CDA, ये इसकी फायर ट्रेल्स हैं, ये सिर्फ आग बुझाने के लिए बनी थी ओरिजिनली। अब इनको हमने डंडियाँ शंडियाँ बत्तियाँ लगा के पब्लिक के लिए खोल दिया तो रास्ते बन गए। उस ज़माने में मैंने शाह अल्लाह से खानपुर डैम तक पैदल गया हूँ, ठीक है। ये नीचे वाले जो ट्रेल 3 है और ट्रेल 5 है, मैं यहाँ से चढ़ा हूँ तो मैं पीछे जाके पीर स्वावा के भी पार कहीं उतरा हूँ, जो गोकीना गाँव है। मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से चढ़ा हूँ तो मैं जाके रूपड़ और हरिपुर के एरिया में उतरा हूँ। और एक 2 ट्रेल्स और हैं, अब तो रिज ट्रेल के नाम से वो इंट्रोड्यूस हो गई हैं, कि आप ये जो पीर स्वावा के रास्ते में आता है अपना तलाड़ से आप लेफ्ट लें और सीधा जाके शाह अल्लाह और उधर गोलड़ा पे उतरें, ठीक है, ओवर द रिज ट्रेल है। इसी तरह आप अगर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से चढ़ें और टॉप रिज पे पहुंच के जहाँ ये टावर सा लगा हुआ है, वो मार्गला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, आप वहाँ से राइट टर्न पकड़ें, आप मरी घोड़ा गली जाके निकलेंगे। और ये सारे ऐसे हैं जो पहला वाला बताया तलाड़ से वहाँ तक का, वो 6 घंटे का होगा या 5 घंटे का होगा। जो दूसरा बताया शायद 8 घंटे या 10 घंटे का होगा। आप 8 घंटे में मरी जा रहे हैं, बट यू कैन स्पेंड अ होल डे। आप अपनी कंपनी उठाएं, सिर्फ आपने छोटा सा बैग, जिस तरह का लैपटॉप का बैग होता है, उसमें पानी, ये फ्रूट, कोई अंडा, कोई चीज़ जो आपको खुशी से कोई घर में दे दे, ठीक है ना, छीन के नहीं भागना। तो इस तरह की चीज़। लोहीदंदी से आप बरी इमाम से चढ़े, सीधा आप इजलू ग्रिल पे जाके निकलेंगे। मैं जब ये ट्रेल नहीं बनी थी तब ये मोनाल भी नहीं था, तो मैं ट्रेल 3 के सामने मेरी रिहाइश थी, उधर पे किसी फॉरेन ऑफिस हॉस्टल में मैं रहता था। वहाँ से हम चलते थे, हम संडे ब्रंच कैपिटल होटल के ढाबे पे करते थे। तो इस तरह की चीज़ें, और जिस दोस्त के पास गाड़ी थी वो मैं वापस ले आता था, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। और ये पाकिस्तान में हर जगह हो सकती है बाय द वे। GB में तो मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और GB के नाम पे मुझे तनख्वाह मिल रही है, वरना और इसमें से कोई 12 की लिस्ट है और 11 यहाँ पे हो रही है, सिवाय बंजी जंपिंग जो है, इसके अलावा सारी स्पोर्ट्स यहाँ पे हो रही है। ये आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। आज के दिन में 2 मेरे आइस हॉकी के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, एंड गर्ल्स प्लेइंग। इमेजिन, एवर सॉ गर्ल्स प्लेइंग आइस हॉकी। 7वीं 8वीं के बच्चे भी यहाँ मुकाबला करते हैं। 12 टीम्स हैं गिलगित बल्तिस्तान की, हर जिले का मुकाबला होता है। ऐसा होता है कि बस लड़ मरते नहीं है आपस में। तो अदरवाइज इस वक्त हर तरफ बर्फ जमी हुई है, गांचे में अलग चल रहा है। और इसी तरह मैं कहूँगा कि ये जो कायाकिंग और वो है राफ्टिंग है, इसका बड़ा स्कोप है। यही जो वाइट वाटर्स है ना, गेजर वाले, चित्राल रिवर के स्वात में कुछ जगह हैं, वहाँ पे बड़ा इसका स्कोप है। लेकिन हम इन चीज़ों को उस तरह सेल नहीं कर रहे हैं। ये सबसे महंगे स्पोर्ट्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एडवेंचर मेरी तरह सर फिरा, वो कश्ती भी उठा के लाएगा अपनी और फिर वो करेगा। जहाज़, हेलीकॉप्टर भी अपना, कहीं वो क्वाडकॉप्टर्स होते हैं ना आजकल, या पैराप्लेन्स होते हैं, वो कुंड मलीर के साहिल पे बलूचिस्तान में उड़ रहे होते हैं। उनको मैंने अब इधर भी इंट्रोड्यूस कर लिया है, जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है स्कर्दू में, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी हो रहे हैं। दूसरा, हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं जो हर साल होते हैं, उनको हम सेल कर पाते हैं, उससे पाकिस्तान भी कुछ लेता होगा।
डेजर्ट रैली हमारे पास होती है। ये जरा 2022 वाले इवेंट्स वाली स्लाइड लें। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर ये हम स्कर्दू गए थे अभी कुछ महीने पहले, मैं और मेरी वाइफ। तो जी वहाँ पे पैराग्लाइडिंग की थी तो उनका कॉप्टर क्रैश हो गया था, लेकिन शी इज माशाल्लाह, फाइन। बच गए। बच गए, बचत होगी। उनके 3 फ्रैक्चर्स हुए थे लेकिन शी इज फाइन नाउ। लेकिन उनको एडवेंचर करने का बहुत शौक था। जी जी, तो एक तो आपकी तसल्ली के लिए बात करूं, दूसरा फिर उसके बाद इट वाज अ सैड इंसिडेंट, ये हमारे नॉलेज में भी आया था और हमने उस पर उनको सिक्योरिटी बाउंड अप कर भी दिया, क्योंकि उसके बाद ये पॉइंट आउट हुआ कि सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है। और दूसरा, इससे समंदर पे होता है, कुंड मलीर में, यहाँ होता है डेजर्ट, इससे सॉफ्ट टेरेन कोई अवेलेबल नहीं है जहाँ इनको हम मतलब रिस्ट्रिक्ट करें। अब हमने वो एम्बुलेंस रेस्क्यू और इंश्योरेंस उनके कॉन्ट्रैक्ट में डाल दी है, तो आइंदा के लिए ये तो एक स्पेसिफिक केस था, अगर टाइम से आ जाता शायद हम उस वक्त इसको सेटल करते, वरना अदरवाइज दे आर बाउंड टू पे इंश्योरेंस। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत हैवीली चार्ज भी कर रहे होते हैं, तो उसमें नॉर्मली सेफ्टी की कॉस्ट शामिल होती है। तो वरना क्योंकि मेरा तो एक दोस्त करता है वहाँ कुंड मलीर में, मैंने कंपेयर किया उससे, तो ये काफ़ी हैवी चार्ज करते हैं। अब हमने उसी चार्ज में फिर बाउंड कर दिया कि वो आपको पे बैक करेंगे अगर इस किस्म का कोई चीज़ होती है। जी जी, वो उन्होंने सिक्योरिटी इसको नहीं किया, सामने बाइक आ गई थी जी, और उसको बचाते बचाते क्रैश हो गया फिर। नहीं, वो पायलट को पता होना चाहिए ना, उन्हें बाइक नजर ही नहीं आई, बाइक इतनी छोटी तो नहीं होती। जी जी, बहरहाल ठीक है, थैंक चले यू। मैं आगे बढ़ता हूँ ना। ठीक है, अब जरा ये वो इवेंट्स हैं जो हमारे पास होते हैं। एक इवेंट्स की स्लाइड होगी जो इस वक्त हो रहे हैं, उससे उसको भी इससे नेक्स्ट चला लें। हाँ, ये हमारे पास इस वक्त मैंने कहा ना, आइस हॉकी इस वक्त हो रही है। आइस हॉकी के 2 इवेंट्स हो रहे हैं। अगला बड़ा है, अगर आप लोगों को टाइम हो ना और इंटरेस्ट हो तो मैं दावत दूंगा, यहाँ अताबाद झील का नाम सुना होगा सबने, तो अताबाद पे ये इवेंट हो रहा है जो राइट मोस्ट 14 से 22 जनवरी। ठीक है ना, और लंबा भी है, और पूरी झील जम गई है, पूरी झील पे स्केटिंग और दूसरी चीज़ें हो रही हैं। तो आप भी आए, 2-3 स्लिपें लगाएं यार, ठीक है ना, मैं आपके साथ हूँगा। ठीक है ना, तो और वहाँ से बड़े अच्छे वो हैं, व्यूज़ भी हैं। एक छोटा सा ट्रैक है, आधे घंटे का ट्रैक, ठीक है, 40 मिनट का, जिस तरह का मैंने नवीद साहब को यहाँ गिलगित में करवाया ना, उस तरह का आपको अताबाद पे करवाऊंगा। अच्छा, साथ ही ग्लेशियर है फसू का, हाफ एन आवर ड्राइव, बल्कि शायद उससे भी कम हो, 10 मिनट की ड्राइव होगी, 20 मिनट की वॉक होगी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा जो डिफरेंट टेरेन है इसको देखें ताकि आप उसको अप्रिशिएट भी कर सकें, आपका डर भी कम हो और आप किसी और को फिर इस पर इंगेज कर सकें, फैमिली, फ्रेंड्स, पोटेंशियल टूरिस्ट जो हमारे मुल्क को मतलब इकानमी को कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है ना, तो आपको मैं आसानी कर दूंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं ज़रा कुछ मॉडल्स पे। अच्छा, मॉडल्स को ना मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ क्योंकि हम इसमें टाइम लंबा हो जाएगा। मॉडल्स हमारे पास ऐसे हैं, हाँ ठीक है, ये तो वो 3 चीज़ें जो मार्केट असेसमेंट आपके सामने है ना, कि डिमांड हमेशा हमने करनी है, सप्लाई हमेशा हमने देखनी है कि हम क्या ऑफर कर सकते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी, डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो यूनिकनेस है ये हमने पैदा करनी है। यही प्रोडक्ट यार, आप देखो ये मड वॉल्केनोज हमारे पास बलूचिस्तान में 112 मड वॉल्केनोज हैं, बेला से लेके ग्वादर तक, और उनमें से सिर्फ चंद्रगुप्त मशहूर है। और आपका भाई 65 मड वॉल्केनोज पे गया 112 में से। आई एम दी मोस्ट एविड ट्रैकर टू मड वॉल्केनोज। बड़ी टफ टेरेन होती है, लेकिन हम उनसे कमाते नहीं हैं। मलेशिया में, आज़रबाईजान में उनके ऊपर बोर्ड लगा हुआ, उनके ऊपर रेट लगा हुआ, मड बाथ लें जी, आएँ, सेहत अपनी बनाएं, स्किन की डिजीज का इलाज, इस तरह की चीज़ हम सेल नहीं करते। 100+ मड वॉल्केनोज एंड नॉट अ सिंगल वन बीइंग ऑफर्ड। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो हर जो हमारा प्रोडक्ट है ना, उसकी डिमांड एंड सप्लाई के दरमियान अपॉर्चुनिटी को निकालना, सेल करना। ठीक है ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यही चंद्रगुप्त मैं कहता हूं ना कि ये किसी और मड वॉल्केनो किसी और मुल्क में होता तो दुनिया को मतलब दिखा रहे होते और कमा रहे होते उससे। तो अब हम आते हैं मॉडल्स पे। ठीक है, मॉडल्स कैसे हैं? एक हमारे पास दुबई का मॉडल है। ठीक है, आप देखें दुबई ने सहरा में यार डेजर्ट वाला वो करके, अब हम सरफरंगा की एक डेजर्ट रैली करते हैं, लेकिन दुबई में आप देखें सारा साल चल रही है वो बाइक्स, 3 पहिए वाली, 4 पहिए वाली, 6 पहिए वाली, अपनी एसयूवीज के लिए अलग जगह बनाई हुई। ठीक है, उस वीराने में जंगल में मंगल बनाया हुआ है, रात को जी खैमा लगा के बद्दू बन के रात गुजारो। दे सेल दैट एक्सपीरियंस। हम बलूचिस्तान में पूरा चागी का सहरा रख के, गिलगित बल्तिस्तान में कोल्ड डेजर्ट रख के हम एक रैली करवाते हैं, ग्वादर में एक करवाते हैं, स्कर्दू में एक, वो सरफ पंजाब में भी होती है, शायद सिंध में भी होती हो, लेकिन हर सूबे में डेजर्ट है आपके पास, लेकिन आप उसको इवेंट के तौर पे देखते, आप उसको वेन्यू के तौर पे नहीं देखते। तो ये वाली चीज़ें, ठीक है ना, लेकिन कचरा बचा के, ये नहीं कि सबको बुलाएं और फिर उसके बाद कचरा छोड़ दें।
तो अब दूसरा मॉडल मैं बता रहा था भूटान का ना, और भूटान जो है वो रिलीजियस टूरिज्म पे अच्छा खासा कमाता है। अब हमारे पास रिलीजियस साइट्स कितनी हैं, अच्छा लोकल कल्चर्स कितने हैं, कल्चरल एंड रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है ना। तो आपके पास नानी का मंदिर है जिसको देखने जसवंत सिंह आता है, लेकिन आप में से कितने लोग हिंगोल में नानी के मंदिर गए हैं? आपके पास चकवाल में जो टीला जोगी हैं अपना इधर पोठवार में, वहाँ कितने लोग गए हैं? वो जो कटास राज है वहाँ कितने लोग गए हैं? जो हिंदुओं के मंदिर उधर सिंध की तरफ हैं, सात बेलों का मंदिर दरियाए सिंध के अंदर एक जजीरे पे बना हुआ है, वहाँ कितने लोग गए हैं? अच्छा यहाँ के तो पीर फकीरी कम है ज़रा गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन पंजाब सिंध बलूचिस्तान भरे पड़े हैं, ठीक है ना। हम वहाँ नहीं जाते। ख्वाजा इमरान की 4 ज़ियारतें हैं बलूचिस्तान में, ठीक है, ज़ियारत बलादोश चागी में भरा हुआ है, सिंध में तो कोई 500 पीर होंगे कम से कम, ठीक है ना। तो इस तरह कह रहा हूँ, लेकिन रिलीजियस टूरिज्म को हम कैश नहीं करते, उसको उस तरह प्रोजेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ वो इवेंट बेस्ड टूरिज्म पे जा रहे होते हैं, हम वेन्यू बेस पे नहीं जा रहे होते, ठीक है। अब इसमें आए प्रॉफिट्स पे, ये जो स्लाइड आपके सामने है कि हम टूरिज्म को एज ए बिजनेस नहीं लेते, हम एज ए फैसिलिटी लेते हैं, एज ए बिजनेस नहीं लेते। देखो दुनिया में हर चीज़ की कीमत है, देयर इज नो फ्री लंच, लेकिन हम वो सस्ते के चक्कर में या मेहरबानी के चक्कर में, जीबी तो पूरा मेहरबानी पे चल रहा है ना, जीबी डजंट अर्न, वी शुड कन्फेस, जीबी ओनली बर्न्स बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन द ग्रांट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। और यहाँ पे ना प्राइसिंग का रेजीम है ना टैक्सेशन का रेजीम है, वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रीजन है ना, उस वजह से भी कुछ इश्यूज हमारे चलते रहते हैं, या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश है उस वजह से। लेकिन बाकी सूबे तो कमाते हैं और कमा सकते हैं, वो भी नहीं कमाते, इस्लामाबाद भी नहीं कमाता, ठीक है। तो हम ब्रांडिंग नहीं करते अपनी चीज़ों की, जो कि भूटान करता है। भूटान कितना सा मुल्क है यार, जितना ये झंडे में आप ये सांप और अजदा देख रहे हैं ना, इतना ही मुल्क है टोटल। नेपाल वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक माउंट एवरेस्ट से वो कितना कमा लेता है, एक काठमांडू से वो कितना कमा लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हमारी पॉलिसी में शायद मिसिंग है, और हमारे फोकस को वो वेवर्ड किस्म का रखते हैं, और उसका नतीजा क्या है कि हम जिस टूरिस्ट से कमा सकते हैं उसको हम अपने सिस्टम में फिट इन नहीं करते पॉलिसी में, और जिसको फिट इन नहीं करना चाहते वो हमारे ऊपर आता है, ठीक है। जीबी के एंगल से अगर मैं देखूं, हमने एक एनालिसिस किया था कि कितना टूरिस्ट फॉरेन है और कितना डोमेस्टिक है। हमारा कोई हार्डली 10% टूरिस्ट मेरे ख्याल में, या 9% वो बाहर का है, और बाकी अब 9 और 91 का अगर आप कंपेरिजन, ठीक है ना। अब अच्छा फॉरेन टूरिस्ट अक्सर यहाँ पे जहाज में आता है, जमाली साहब दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। ये लोगों को जीबी का बड़ा शौक हो रहा है तो तैयारी करें, हम सारे एलआरपी को कहते हैं, पुराने बैचेस को भी मार्च का प्लान रखें, और मार्च में जो है वो हम प्लान करते हैं, मौसम मार्च या अप्रैल में जो है ना, तो अप्रैल में वैसे रमजान आ जाना है, मार्च में रख लें, तो लेट्स प्लान इट इन मार्च। और महानूर जो है वो हमारी ट्रैकिंग गाइड होंगी, और हम सारे जो है ना महानूर के पीछे पीछे जो है ना पहुंचेंगे, तो ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूँ। ये आवाज़ भी असल में ये इशारे होते हैं कि आप बोलना बंद कर देना, इसके तरीके होते हैं, जैसे निकाह पढ़ाने वाला मौलवी नहीं चुप कर देता है पूरा करने से पहले, उसको कोई पैसे दे दे तो फिर वो चुप कर ले। तो मैं उसी तरफ जाता हूँ। अब आप लास्ट स्लाइड पे आ जाएं, ठीक है। ये जो मॉडल्स की कंपैरिजन और ये जो वैल्यू की बहस मैंने दी, कि मतलब ये इसका मकसद ये है कि आप कितना इम्पैक्ट होते हैं और कितना उससे आउटकम लेते हैं, कमाई लेते हैं, इस दौरान हमने अपनी पॉलिसी को फ्रेम करना होता है, ठीक है। इसमें जिन जिन का रोल है वो मैंने इस आखिरी स्लाइड में आपके सामने रखे हैं। कुछ मेरे हिस्से में आएगा, वो कहते हैं ना सबसे पहले तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट कितनी टूरिस्ट ओरिएंटेड है, हम इतने डेवलपमेंट ओरिएंटेड ज़्यादा हैं या सिक्योरिटी ओरिएंटेड ज़्यादा हैं? हम कहाँ कहाँ जाने के लिए टूरिस्ट को एनओसी लेनी पड़ती है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ जाने के लिए उसको वैसे खर्चा पड़ जाता है। जैसे आप लोगों को डर था ना यार बलूचिस्तान कैसे जाएं, वहाँ तो बलोच छोड़ते ही नहीं है। कसम से मैं एज ए बलोच आपको गारंटी देता हूँ, कहीं किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि पकड़ के मारते हैं, वो उनका एक स्पेसिफिक किस्म के लोगों से झगड़ा है, वो उसी को टारगेट करते हैं। आप बेधड़क जाएं, आपको दिल पे रखेंगे। मैं तो ऐसे ऐसे वीरानों में जाऊँ, गरीब को खाने को नहीं था, वहाँ उन्होंने यार बकरे काटे मेरे लिए, मैं विदाउट इंट्रोडक्शन गया हूँ, विदाउट प्लान गया हूँ, ठीक है ना। तो वेंचर करें, क्योंकि जहाँ हम जाना छोड़ते हैं ना, वहाँ ये चोर और जोर किस्म के लोग आके छुपना शुरू करते हैं, क्योंकि उनका मकसद ये है कि हम लोगों को रोक देना आना जाना,
ताकि उनकी हेजमनी वहाँ पे रहे। जहाँ आप जाना शुरू करेंगे वो आपसे ज़्यादा दुम दबा के भागेगा। ये मैं आपको एज ए गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बलोचों के बीच में रहा हूँ, इंसर्जेंसी के हार्ट में रहा हूँ, अवरान में। अवरान का नाम भी नहीं सुना होगा, या कम से कम नक्शा तो आपने नहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का रोल है कि सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी दे, या फैसिलिटेशन जिसको नहीं कहते, उस तरह की चीज़। रेगुलेशन जिसको मैं कह रहा हूँ कि जो कचरा करता है, दूसरी चीज़ें क्राउड करता है, लिमिट से ऊपर जाता है, उसको डंडे वाले काम जिसको कहते हैं ना, वो उसके ऊपर। और जो डेवलपमेंट वाले, इन्वेस्टमेंट वाले, जो थोड़े से अट्रैक्ट करने वाले काम, वो फिर प्राइवेट सेक्टर या इन्वेस्टर के उसमें आते हैं, ठीक है ना। उसमें फिर डिपेंड करता है। कराची में जो होटल बनेगा वो और नेचर का बनेगा, ग्वादर में जो बनेगा और नेचर का बनेगा, गिलगित में जो बनेगा और नेचर का, गिलगित की किसी गुंजान या वीरान वादी में जो बनेगा वो और नेचर का बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे हाई रूफ्स पे जाएं, आप पहाड़ों में हॉबिट हाउसेस बनाएं, आप कम्युनिटीज़ में लोकल किस्म के लकड़ी के घर बनाएं जो मतलब इसी माहौल का हिस्सा हों, ठीक है ना। तो नेपाल की मिसाल आपके एक साथी ने पॉइंट आउट किया, वो इसी तरह की है। तो जो दुनिया में कामयाब आइडियाज़ हैं उसमें से 1, 2, 3 को सिर्फ यहाँ पे लाएं और इम्प्लीमेंट करें। और आखिरी बात, जहाँ जाएं उस कम्युनिटी का स्टेक समझें भी और समझाएं भी। हमारे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में जितनी चीज़ें कामयाब हैं वो कम्युनिटी की वजह से, चाहे वो ट्रॉफी हंटिंग, चाहे वो ये लोकल रिजॉर्ट्स इस किस्म के हैं, ग्लेशियर्स के आसपास ट्रैक्स हैं, सबको कम्युनिटीज़ खुद ओन करते हैं, खुद अर्न करते हैं। तो जितना हम इस मुल्क को, इस सूबे को, अपने किसी भी शहर या मोहल्ले को ओन करेंगे, उतना हम उससे अर्न भी करेंगे, उतना हम उसको सस्टेनेबल भी बना सकेंगे। वरना हमारी चीज़ें इसके दरमियान वेवर्ड रहेंगी। सिर्फ प्रॉफिटिंग पे जाएंगे तो फिर सस्टेनेबिलिटी कहीं रह जाएगी, सिर्फ कंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे तो मरी और नारान बनाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ अयाशी पे जाएंगे तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो मैं तो एक ऐसा बंदा हूँ जिसे कंफर्ट अलग देखा है, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा देखा है। तो आई विल अर्ज यू टू वेंचर, बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक सर्टन पॉलिसीज, ट्रेंड्स, प्रायोरिटीज जो हमें सस्टेन करने में हेल्प करें। क्योंकि कल को अगर ये जीबी या बलूचिस्तान के अनटच साहिल, अगर वो भी क्लिफ्टन के जो है ना उस बीच की तरह बन गए जिसका रंग काला हो गया है और बंदा भी जाते जाते काला हो जाता है, और अगर हम मरी की तरह बना लें गिलगित को भी कि जहाँ तिल धरने की जगह ना हो और लोग सिर्फ फ्लीस कर रहे हो प्राइसिंग पे, तो फिर शायद हम टूरिज्म को सस्टेन नहीं करा पाएंगे। तो विद दिस मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, क्योंकि थी दास्तान दराज भी और दिल गुदाज भी, तो सुनने का टाइम भी आ गया है ना। इतना ज़्यादा बोलेंगे तो सुनेंगे कैसे, ठीक है ना। तो अब ये वेवर्ड हो गई नवीद साहब की इंटरवेंशन की वजह से भी। और मैं तो डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मानूर कहती है कि पढ़ाओ बच्चों को, नवीद साहब कहते हैं कि चलाओ बच्चों को, इस दरमियान रहा। लेकिन अब इससे बाहर निकलने का टाइम आ गया। आप लोगों को आज़ादी मुबारक हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जमाली साहब। आपने मतलब स्लाइड्स के अंदर भी अपने जो वो छोटे छोटे किस्से डालते रहे, तो वो मतलब सुनने बड़ा डाइजेस्टेबल किस्म का लेक्चर था। मेरा ख्याल है कि अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। अभी भी खैर सब ताज़ा दम ही लग रहे हैं। हम 7:10 पे वापस आते हैं और 7:10 पे हम लोग की एक छोटी सी एक्टिविटी है, स्लाइड्स में ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुकी हूँ। इसके अलावा गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगी ड्यूरिंग ब्रेक। तो एक एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद फिर 7:30 बजे फिर आप लोग गपशप लगाएं अजीज जमाली साहब के साथ, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछें। वाखान कॉरिडोर वाला क्वेश्चन था। वाखान कॉरिडोर पहले भी ट्रेड रूट रहा है, अब भी है पार्टली। वहाँ से याक वगैरह लाते हैं, कुछ यहाँ की चीज़ें वहाँ जाती हैं, लेकिन वो रोड रूट नहीं है। रोड रूट हमारा खुंजराब है। इसी तरह हमारे रवायती रूट्स जो हैं वो कैरावान रूट रहे हैं, म्यूल ट्रैक्स रहे हैं। जैसे क्लिक मंतका का पास है, चाइना के साथ हमारा रवायती रास्ता वो था। पहले खुंजराब से पहले कराकोरम पास था जो बल्तिस्तान से डायरेक्ट चाइना जाता था। इस पर सलमान रशीद साहब ने स्टोरी और बुक भी लिखी है, दी एप्रिकॉट रोड टू यारकंद। लेकिन अब वो नहीं रहा क्योंकि रोड बन गया। तो इस तरह हमारा कोई वहाँ पे रोड का प्लान, एक्सेप्ट फॉर गिलगित शंदूर रोड, जो फिर शंदूर चित्राल भी है आगे केपी में, तो तकरीबन 350 किलोमीटर की सड़क है। तो वो यहाँ से भी बन रही है और वहाँ से भी बन रही है, वो शंदूर पास करेगी। लेकिन रोड का प्लान अभी नहीं है, मेरे ख्याल में थोड़ा अर्ली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि जिस तरह टूरिज्म प्लेस है जीबी, और ये इसमें हेलीकॉप्टर सर्विस होनी चाहिए, या आप साइट सीइंग के लिए ऊपर भी जा सकते हैं। जिस तरह अगर आप नेपाल अगर आप गए तो वहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी ये सर्विसेज अवेलेबल है। तो हम इसको भी अगर पॉलिसी मेकर्स को अगर ये इसको इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टर जिस तरह आप कह रहे हैं कि आ रहे, तो इसको टैप कर सकते हैं और इस तरह काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म की डेवलपमेंट हो सकती है। और इसको अब जिस तरह ये कश्मीर वाले भी शुरू कर रहे हैं मुजफ्फराबाद में,
तो इस तरह जीबी के लिए भी कोई डेडिकेटेड कोई इस तरह होना चाहिए जो स्कर्दू को गिलगित से भी कनेक्ट करे वाया हेलीकॉप्टर। जिस तरह 8 घंटे का सफर होता है तो ये सिर्फ 10-20 मिनट में बंदा पहुंच जाए। जी, इस तरह का सर मेरा ये कोई बड़ा अच्छा सजेशन थी ये। क्वेश्चन है। सनाउल्लाह ने भी इसमें ऐड किया एयर सफारी का आइडिया। ये सिर्फ इस वजह से हमें मुश्किल होती है, ऑल्दो एक पार्टी है जिसने 4 हेलीकॉप्टर्स अरेंज किए हुए हैं। हम अभी इसी साल, इस साल तो नहीं, अब पिछला साल हो गया, हम गए थे दुबई एक्सपो में, वहाँ कुछ एमओयू साइन करके लाए थे, उसमें से एक इस सर्विस का था। उसमें एक पिक्युलरिटी जो हमारी नेपाल से मुख्तलिफ है ना, इत्तेफाक से हमारे बॉर्डर्स की जो इनसिक्योरिटी है वो चैलेंज हमारा नेपाल से मुख्तलिफ है। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफ़गानिस्तान, और कुछ वजूहत की वजह से हमारे तकरीबन पड़ोसियों के साथ, मतलब कोई ऐसे वो नहीं है कि वो ईजी हो या हम ईजी हों, ठीक है ना। इसमें मैं लंबा तबसरा नहीं करता, लेकिन अंडर कंसिडरेशन है। और वो हमने सोचा हुआ है राकापोशी के हुंजा के एरिया में, जहाँ चाइना है ना ऊपर, तो चाइना के साथ फिर भी दोस्ती है, तो उस एरिया में एयर सफारी को शायद करें। और पॉसिबल हालांकि स्कर्दू में भी है, विच इज़ अ ब्रॉडर वैली, लेकिन शायद थोड़ा हमें टाइम लगे क्योंकि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज हो जाते हैं। दूसरा अभी हम कर रहे हैं, जिस तरह का ये अभी दूसरे भाई ने सवाल किया ना, पैराप्लेन वगैरह, तो वो भी हम सोचेंगे कि बियॉन्ड डेजर्ट भी ले जाएं। यहाँ पास में हरामोश की वैली है, गिलगित की सराउंडिंग में, शंदूर की सराउंडिंग में बड़ी अच्छी ये पैराप्लेन की हो सकती है, ठीक है ना, लश ग्रीन किस्म के लुक्स वो भी हैं। फिर जहाँ वो ना हों, रिस्ट्रिक्शंस हों, फिर ये जो हमारे जिप लाइन और इस टाइप के आइडियाज़ ये पॉसिबल हैं। तो काफ़ी कुछ है इंशाल्लाह, और ऑन द कार्ड्स भी है, ठीक है ना। और ये बहुत हमें अगेन उन्हीं आइडियाज़ में लाएगी कि ये टैक्स हमें कम करेगी और अर्निंग हमें ज़्यादा देगी, वैल्यू ऐड करेगी और इम्पैक्ट कम करेगी एनवायरनमेंट पे। थैंक यू। नेक्स्ट। Sir, can you hear me? जी जी जी, जी। जुल्करनैन साहब। Sir, I am from Skredu. तो सर मैं पहले थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। सर दिस समर आई वेंट टू थाले लॉ ट्रैक। हैव यू हर्ड अबाउट इट? थाले लॉ ट्रैक। जनाब मैं उसके पड़ोस से गुजरा भी हूँ। यस सर, तो बेसिकली मेरा कहने का उसमें मकसद ये था कि वो जो थालेला ट्रैक का जो ट्रैक है सर, उसको आई थिंक कैनेडियन हाई कमिश्नर ने या कोई फॉरेन एजेंसी ने उसको स्पॉन्सर किया, वो इस ट्रैक के मेंटेनेंस को, उसके अराउंड पे जो वाइल्ड लाइफ वगैरह है उसके मेंटेनेंस एक्सेट्रा को। और उस पे जो ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं दे आर फॉरेन टूरिस्ट। डोमेस्टिक टूरिज्म वहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, कोई भी नहीं जाते बिकॉज लोगों को पता ही नहीं कि इस तरह की ट्रैकिंग भी डोमेस्टिक टूरिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो डाउन एरिया से आते हैं। तो उसमें एक नैरेटिव शिफ्ट करने की जरूरत है कि टूरिज्म इज नॉट ओनली अबाउट गोइंग टू शंग्रीला और दियोसाई और शुगर और एटसेट्रा, बल्कि पहाड़ों में भी जाने का। तो सर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये थे कि जो शंग्रीला की मैंने बात की, तो शंग्रीला में सर इस तरह से कि लोकल लोगों को भी दे हैव टू पे like 1,500 to 2,000 rupees to just enter into Shangri-La. तो which makes me really sad. जब मैं गया तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप 2,000 रुपए दे, तो मैंने कहा मैं लोकल में मैं क्यों दूं, and they said कि यार हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता कि आप लोकल है नॉन लोकल है, and I said कि it's matter to me because Shangri-La बल्तिस्तान में, I'm a Balti and all that, और मुझे आप चार्ज करें ये वो। So सर अगर वो, और इवन मैं अंदर जाके पानी पी रहा था तो पानी पे भी they were charging like 50 to 100% even extra than the actual amount. तो उस रेवेन्यू से सर लोकल लोगों को, जो कचूरा के लोग स्पेशली, उनको क्या फायदा हो रहा है, और गवर्नमेंट उसको कैसे रेगुलेट कर रहे हैं उस मार्केट को जो शंग्रीला वाले लोकल्स को चार्ज कर रही है, या जो वाटर प्राइसेस है उसको एग्जॉर्बिटेंट ले रहे हैं। तो ये सर प्लीज। अब देखो ना, आई अप्रिशिएट कि आपने लोकल होते हुए ये चीज़ फील भी की, हाईलाइट भी की, लेकिन अभी अच्छा इत्तेफाक की बात है मैं शंग्रीला नहीं गया हूँ, मतलब कचूरा के चारों तरफ मैं घूमा फिरा, मुख्तलिफ जगहों पे ठहरा भी हूँ, पहाड़ पे भी चढ़ा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों इस तरह की जगहें अट्रैक्ट नहीं करती हैं, लेकिन आप नौजवान आदमी आपको कर लेती होंगी। लेकिन अगर शंग्रीला साफ भी है ना, वो इसीलिए है कि वो कुछ चार्ज कर रहा है, उसकी निस्बत अब तक कि कचूरा में कचरा, अपर कचूरा में अलग कचरा, तो वो एक फैक्टर है। अब उसके सामने अपोजिट जमाली साहब आपकी आई थिंक इंटरनेट फिर से लैग कर रहा है, आप या तो कैमरा ऑफ कर दें, मेरा ख्याल है। मैं आ गया हूँ वापस।
जी कोई जी कंफर्म बिल्कुल कर? हाँ, बिल्कुल। आखिरी बात सिर्फ रह गई थी अरसलान। अच्छा, अरसलान ने मीटिंग ही छोड़ दी या? अच्छा, ये जुल्करनैन, मैं ये कह रहा था कि हम इसमें वो कर सकते हैं अपना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं, और ये हर जगह होती है, लेकिन वो डोमेस्टिक और फॉरेन की हद तक होती है। उसमें हम जीबीएन की भी कर सकते हैं कि आपको फर्दर डिस्काउंट उसमें कोई या दिया जाए। वो हमारे आपस में जो पाकिस्तानी स्टेटस है उसको शायद चैलेंज करे, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना? सर जो मेरा क्वेश्चन था थलीला ट्रक के ऊपर कि हाँ, डोमेस्टिक टूरिस्ट को कैसे थलेला यार, लोग जाते नहीं है, ये पिकनिकर, ये मोड के जो लोग होते हैं ना, वो नहीं। मैं तो इसको स्नो में या मून लाइट में करने का ख्वाहा हूँ। लोकल जो नहीं जाते उसकी एक वजह तो ये वो एक दिन में कर लेते हैं उसको। जो थोड़ा जीबी से बाहर से आएगा वो उसको 2 दिन में, 2.5 दिन में, 3 दिन में करता है। जो फॉरेनर्स आते हैं वो 4 दिन में रिलैक्स होकर करते हैं। वेंडी गिलमोर गई थी, आई हैड टू ज्वाइन हर, लेकिन मैं नहीं जा सका, मेरी अपनी कुछ मसरूफियात निकल आई थी। लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि वो लेस नोन है। सलमान रशीद ने 80s में किया था, बल्कि लाहौर और पंजाब वालों को तो मैं कहता हूँ इसका नाम ही पंजाबी है, थलेला। ठीक है ना? उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है और अपने से नज़दीक महसूस करें इसको। और सबसे इजी ट्रैक है वैसे, आई एनकरेज यू, ये इसने अच्छा पॉइंट आउट किया। एक थलेला, एक जो राकापोशी का बेस कैंप, एक जो नंगा पर्वत का, रुपल का, ये तो सारे ऐसे हैं 1 दिन, 2 दिन, 1.5 दिन इस टाइप के। थलेला शायद आपको जो बाहर से आएंगे उनके लिए 2.5 दिन लग जाएं, लेकिन अगेन अमेजिंग ट्रैक्स। ये इंट्रोड्यूस करने की कमी है, प्रोजेक्ट करने की कमी है, वरना हर ट्रैक पे लोग जाते हैं। जब कंकाडिया जाते हैं, थलेला उनके आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। हम शायद थोड़ा सा उसको कमज़ोर रहे हैं प्रोजेक्ट करने में। ये तो शिगर सरीना से ही इसके कस्टमर ढूंढने चाहिए और उनको जाके थले ब्रोक पे निकालना चाहिए। ठीक है ना? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्तफा प्लीज। जी थैंक यू सर। building sustainable tourism is one thing, but in a place like GB जो कि climate change के लिए इतना vulnerable है, how does the government plan on tackling the environmental challenges जो कि tourism से आएंगे? जैसे tons of carbon emission जब environment में release होगा तो उसके तो GB जैसे एरिया पे बहुत severe effects आएंगे। तो how does the government plan on tackling that? क्या कोई पॉलिसी है इस हवाले से? मैं इसको शायद आज के सेशन का सबसे क्रूशल क्वेश्चन रेट करूंगा। ठीक है ना? तो देखो, माहौल है तो बका है, माहौल है तो कमाई है, और माहौल है तो सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है ना? और हम ग्लेशियर्स के मुंह पे बैठे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा दुख भी होगा सुन के कि हमारे पास साफ पानी बड़ी मुश्किल से पैदा होता है, हमारे पास बिजली बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। आपको पता है जीबी इंडस के मुंह पे, सर पे बैठा है, लेकिन जीबी में एनर्जी काफ़ी प्रोड्यूस नहीं होती। इसी तरह जितना यहाँ टूरिस्ट ट्रैफिक आता है उतने नंबर ऑफ कार्स, व्हीकल्स, एमिशंस होती हैं, उससे हमारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उससे हमारे पास फ्लड्स और दूसरे लैंडस्लाइड्स वो जनरेट होते हैं। सिर्फ इस समर में इन 100 days GB had to respond or brace 120 फ्लैश फ्लड्स एंड ग्लाफ इवेंट्स। ग्लाफ का फिनोमेना यहाँ बहुत कॉमन है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है? और उसको एड्रेस करने में हमें मुश्किल आती है। अब इत्तेफाक है कि उसके एड्रेस करने के सिर्फ 2 ही तरीके हमें इफेक्टिव लगे हैं। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम जो उसकी प्रेपरेशन या रिस्पॉन्स या वो जिसको हम DRR कहते हैं ना, रिस्क रिडक्शन या वल्नरेबिलिटी को रोकना, वो 2 तरीके, एक अवेयरनेस है जो हम हतलवता कोशिश करते हैं कि हो जाए, दूसरा कंट्रोल है कि हमारे पास जो टूरिस्ट ट्रैफिक और व्हीकुलर ट्रैफिक है उस पर पूरी एक काउंटिंग और पाबंदी हो। आपको पता है कि जितना टूरिस्ट यहाँ पे आता है उसमें से कितने % के लिए हमारी फैसिलिटी बनी हुई है? वो स्लाइड दिखा नहीं सका। हमारे पास कोई 1000 से भी कम है टोटल रूम स्पेस जो होटल्स में है। ठीक है ना? और टूरिस्ट 1 मिलियन आता है। आप इमेजिन करें कि ये 1 मिलियन सीजन में 1000 कमरों में कैसे जाता होगा। ठीक है? ये कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल स्पेसिंग पे जाता है, ये कहीं ना कहीं लोगों के गेस्ट हाउसेस में, घरों में ठहरता है, ये कहीं ना कहीं कैंपिंग में एडजस्ट होता है, एडवेंचर में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये टूरिस्ट तो हकीकत है, ये नंबर तो हकीकत है। और ये गाड़ियों में आते हैं। आजकल हमने ये वतीरा भी बनाया हुआ है कि हमने लोकल ट्रांसपोर्ट पे कुछ, मतलब ट्रांसपोर्ट की भी कमजोरियां हैं, लेकिन हम आसानी के तहत गाड़ियों में आते हैं, हम गाड़ियों को हर जगह ले जाते हैं। हमारे यहाँ 2 बंदा 4 बंदा, इसकी निस्बत अगर हम ग्रुप ट्रैवलिज्म और टूरिज्म का रवाज डालें तो टैक्सिंग कम होगी, बेनिफिट ज़्यादा होगा। हम जहाज़ पे आएँ, यहाँ की लोकल गाड़ी यूज़ करें तो यहाँ के बंदे को भी फ़ायदा होगा।
बजाय इसके कि हम वहाँ से चलें। अच्छा, ड्राइविंग का रिस्क लेते हैं, इनसिक्योर रोड्स का रिस्क लेते हैं, एक्सीडेंट का रिस्क लेते हैं, ठीक है, तो फैसिलिटीज़ की कमी का रिस्क लेते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ग्रुप ट्रैवल को, ग्रुप में एंजॉयमेंट भी ज़्यादा होती है, गाने भी गा सकते हैं, खाने भी खा सकते हैं, ठीक है, शगुल मेला भी ज़्यादा होता है, म्यूज़िक भी बजा सकते हैं। तो मैं तो अक्सर इस तरह करता हूँ, तो मैं ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है ना। तो एक्सप्लोरेशन के अलावा मेरा कोई ट्रैक ऐसा नहीं, यहाँ भी बलूचिस्तान में भी जहाँ बहुत ख़तरा भी होता है, लेकिन हम वैन बुक करते हैं, आराम से जाते हैं, उस ड्राइवर को भी कुछ मिल जाता है, हमें शगुल करने को मिल जाता है। तो इस तरह से जाके हम रोक सकते हैं। एक आइडिया इसमें हम इतना कर रहे हैं कि खुंजराब में अगर पॉसिबल हो, क्योंकि जहाँ जहाँ ग्लेशियर एरियाज हैं ना वो हाइट्स पर हैं, बाल्तोरो में जहाँ पे हमारे एडवेंचर वाले जाते हैं वहाँ पे हम, और कुछ जगहों पे तो मैंने रोड की कंस्ट्रक्शन ही रुकवा दी है। अब आप मेरी हालत का अंदाज़ा करें, मैं यहाँ का डेवलपमेंट चीफ हूँ, ठीक है, और मैं एंटी रोड बन गया हूँ यहाँ पे, और मैंने पाबंदी ये लगाई कि जो जो रोड यहाँ पे लेक पे बन रही है ना, वो 2-3-4 किलोमीटर पहले बंद होगी, और लोग, पीपल वांट टू टेक इट टू द हेड ऑफ द लेक सो दैट कार कैन रीच, व्हेन कार रीचेस कचरा रीचेस, ठीक है, हीट रीचेस, एमिशन रीचेस, ग्लोबल वार्मिंग इनकरेज होती है उससे। तो उसके अगेंस्ट हम जितना पॉसिबल है करते हैं। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि जीबी इतना सा हिस्सा है पाकिस्तान का, जब यहाँ का 10 लाख बंदा वहाँ के 10 लाख बंदे से सिर्फ सीजन में इफेक्ट होता है, फ्रेंकली उसको रोकना, थ्वार्ट करना थोड़ा सा क्या मैं कहूँ नियर इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इसको सिवाय अवेयरनेस के हम कवर नहीं कर सकते, और सिवाय सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेल्फ रिस्ट्रिक्शन के आइडियल रिजल्ट्स पे नहीं जा सकते। उसके बीच में जो पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं, इसमें इंप्रूवमेंट की भी काफ़ी गुंजाइश है, ठीक है। तो मैं आपके ऑब्जर्वेशन से एग्री करूँगा, लेकिन लॉट टू बी डन। थैंक यू। नेक्स्ट जुबानी है या मैं क्यों खोल के ले? सरीना, Can you hear me? जी सरीना बोलें। My question is that in the recent times, just that climate change बहुत rapidly Pakistan is experiencing it. How do you think tourism has been affected? Like Pakistan में tourism पहले ही बहुत कम है, और climate change की वजह से it's becoming non-existent with the floods and the current winter being more severe than the previous years. जमाली साहब, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक उनके इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कोई मसला कर रहा है, क्योंकि भी मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप किया तो वो भी नहीं अभी उन तक गया। तो अच्छा, मीनवाइल आई कैन टेल यू अबाउट द एक्टिविटी बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि Q&A आज हम काफ़ी ज़्यादा लंबा कर रहे हैं अपनी उससे। तो अच्छा, तो गूगल क्लासरूम पे आप लोग जाएंगे ना, तो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट रिफ्लेक्शन पेपर असाइनमेंट, एक टैब क्रिएट किया हुआ है। तो उसके जो आप उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। तो उस पर 2 सवाल हैं। पहला सवाल आपका नाम है, और दूसरा है कि आपको एक रिफ्लेक्शन पेपर लिखना है, और बहुत ही छोटा सा। आप में से पहले अगर किसी ने रिफ्लेक्शन पेपर लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर किसी ने पेपर नहीं लिखा तो इट्स मोर लाइक अच्छा, मैं बैक। यस यू आर बैक। अच्छा, आप लोगों ने ये इशू पर्टिनेंट है, इसकी रेलेवेंस या जो कॉज एंड इफेक्ट है उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने इस समर में देखा होगा ना, स्वात में, आसपास जीबी में, हमारे पास ये जो मैंने 120 इवेंट्स गिनवाए, इनमें से 1-2 नाले ऐसे भी थे, स्ट्रीम्स या ग्लेशियल स्ट्रीम्स, जिसमें 4-4 दफ़ा फ्लो आया और उसने रोड को मतलब रोक दिया, ठीक है। स्वात में तो पूरा होटल आपने देखा कैसे दरिया स्वात के अंदर से बह गया। आप तो टूरिस्ट का कह रहे हैं, लोग मैं कह रहा हूँ अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। वो हमारे मरूम शायर थे बलूचिस्तान के, अता शाद,
उनका एक शेर था कि सैलाब को ना रोकिए, रास्ता बनाइए, किसने कहा था घर लबे दरिया बनाइए। हम तो दरियाओं के अंदर बैठने वाले लोग हैं। हमारा बहुत सारा रेगुलेशन का फोकस उस पर भी जा रहा है कि भाई तुम अपनी, हमारी नहीं, अपनी मौत की तो फिक्र करो, ठीक है। क्योंकि इन 3-4 इवेंट्स ने हमारे 22 लोगों की जान ले ली, जो जीबी में सिर्फ हुए, और मुल्क भर में तो आपने देखा कितना नुकसान हुआ, ठीक है ना। तो हम प्रिपेयर्डनेस पे, डीआरआर पे, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे इतने अवेयर या कॉशियस लोग नहीं हैं। तो क्लाइमेट चेंज तो इट हैज़ ओवरटेकन अस, तो इट्स हाई टाइम कि हम इसका रिगार्ड करें। जैसे सरीना ने हाईलाइट किया, एक और दोस्त ने, यही क्लाइमेट है, अगर हम जिंदा हैं, ये माहौल जिंदा है तो हम जिंदा हैं, अदरवाइज तो फिर वी आर लॉस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट। तकदीस। अस्सलाम वालेकुम जमाली साहब। मेरा सवाल थोड़ा सा इको टूरिज्म के हवाले से था। चूँकि आपने नेशनल पार्क्स की बात की थी, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि नेशनल पार्क्स को लेके आज तक जो फंड वहाँ से गैदर होता है ट्रॉफी हंटिंग से, वो कम्युनिटी पर अगर खर्च हुआ है तो फिर उसकी कोई एग्जांपल है आपके पास? आई वुड वांट टू नो। और मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि क्योंकि व्हेन पीपल टॉक अबाउट गिलगित बल्तिस्तान तो उनके माइंड में ज़्यादातर हुंजा ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाउ अबाउट गजर, खंडर, यासीन, ये वाले एरियाज? इनमें आई फील लाइक कि टूरिस्ट का फ्लो कंपेयर टू हुंजा बहुत कम है। दैट्स बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरीली। तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग टू इंश्योर कि वहाँ पर भी टूरिस्ट का फ्लो हो? सो या हाँ, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, ये मेरे दिल दिमाग से भी बड़ा नज़दीक है, ठीक है ना। हम टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ को और टूरिस्ट फ्लो को या ट्रैफिक को स्प्रेड नहीं कर पाते। उसकी दो वजूहत हैं। एक, पीपल डोंट ट्राई न्यू प्लेसेस। पीपल से मेरी मुराद इन्वेस्टर्स या टूरिज्म फैसिलिटीज़ ऑफर करने वाले लोग, ठीक है। मैं इको टूरिज्म पे आखिर में आता हूँ, आपके आखिरी सवाल को पहले लेता हूँ। तो और कुछ उसमें जो रही सही कसर है वो हमारे टूर ऑपरेटर्स पूरे कर देते हैं, जो मोस्टली इस्लामाबाद और लाहौर में बेस्ड हैं या कराची में ना। वो हुंजा जाना है, ठीक है। वो पूरा जो पैकेज बनाते हैं ना, उसमें इन एरियाज का नाम ही नहीं है जिनका नाम तकदीस ने लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ फैलाते हैं उसको ज़रूर। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, एक दिन में हुंजा में 12,000 बंदा फिर रहा होता है। हुंजा खुद जो है ना बिल्कुल शॉर्ट और चौक हो जाता है एक किस्म का। तो अभी कुछ कमियां फिर हमारी साइड की थी रोड्स की, अभी गजर की रोड अभी बन रही है, लेकिन इस तरह की फैसिलिटी करने वाले यहाँ पे काफ़ी साथी हैं। एक इत्तेफाक से मेरे साथ बैठे हैं जिस दफ्तर में मैं बैठा हूँ, तो इको टूरिज़म और डोमेस्टिक कल्चरल किस्म का एनवायरनमेंट, इस तरह की फैसिलिटीज़ काफ़ी बनी हैं। इवन हुंजा वैली में भी, क्योंकि हुंजा इज़ नॉट करीमाबाद, ये अलतित बल्तित से बहुत आगे और बहुत ब्रॉड चीज़ है, तो उसको भी हम फैला रहे हैं। तो कुछ मैं नाम ले लेता हूँ। मोक्षा का नाम सुना हो, अगर नहीं तो ज़रूर जाएं वहाँ पे। और ये अताबाद लेक के जस्ट नेक्स्ट गांव में गुलमित में बनी हुई है। अच्छा, फसू में आपको मिल जाएंगे। धी जो जहाँ से खंजराब नेशनल पार्क का एंट्री पॉइंट है, वहाँ गवर्नमेंट की एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फैसिलिटी है, कभी उसको ज़रूर अवेल कीजिएगा, उस नाले में वॉक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें घांचे में, खरमंग में, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि आप रश छोड़ के जाना पसंद तो करें ना, प्रेफर तो करें ना, क्योंकि हमें पसंद ही रश है ना। तो उस वजह से हम हर जगह रश ढूंढे, भाई रश से तो तुम छोड़ के इधर आ रहे हो, तो यहाँ पे अगर सुकून नहीं, यहाँ पे रश ही ढूंढना है, तो फिर कहना ऐसे तो बटकड़ाई खानी है ना, तो फिर आपको लोकल कल्चर का वो मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा कभी मैं कह रहा हूँ नॉर्मल से हट के निकलें, ठीक है, रश से बच के निकलें, तो फिर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। गो फॉर द यूनिकनेस। रूटीन तो हर जगह अवेलेबल है, उसके लिए फिर कराची लाहौर छोड़ने की क्या ज़रूरत है। और इको टूरिज्म रह गया। इको टूरिज्म की बड़ी यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन 2-4 ही हैं, गिनती की हैं। इसका इससे ज़्यादा स्कोप मैं साउथ में देखता हूँ ना। अब देखो 700 किलोमीटर का साहिल है, लेकिन हमने कराची के साहिल को ही काला करना है, हमने कुंड मलीर को ही मैला करना है, वरना तो गुवाहाटी की हुई अच्छे खासे लोकल कल्चर, लोकल मच्छी खाएं, बोट में सफ़र करें, इस किस्म की चीज़ें, मतलब अच्छी खासी, उससे बलोच को भी फ़ायदा होगा। ये जो हमारे दरमियान रिफ्ट सी बनी हुई है कि शहरी लोगों से बलोचिस्तान वाले खाइफ रहते हैं, उसको कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। मैंने काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया इस बहाने। मैंने एक पंजाब के साइकिलिस्ट को पूरे बलूचिस्तान में 5,000 किलोमीटर साइकिल का रूट दिया, एंड ही मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड। ही ट्रेवल्ड 22,000 किलोमीटर अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें से सबसे लंबा रूट बलूचिस्तान का था, बिकॉज मैंने कहा एरिया बड़ा यहाँ है,
आपको फासले यहाँ मिलेंगे, यू सेट योर रिकॉर्ड। ही ट्रेवल्ड 5000 किलोमीटर इन बलूचिस्तान ऑन अ साइकिल अलोन। ठीक है, अब्दुर्रहमान पालवा आपका नाम, उसका नाम है, आपने पालवा डाउन द रोड अगर फॉलो किया हो आप उससे पूछें। तो मैंने एक पंजाबी को एक साइकिल पे पूरे बलूचिस्तान का चक्कर लगवाया। मैंने कराची के 35 लोगों को मूला, चुटोक, पीर इब्राहिम, खुजदार, इधर उधर जियारत, कोय सुलेमान, 3 लेडीज फ्रॉम कराची ट्रैक्ड अप द समिट ऑफ कोय सुलेमान विद मी। कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं, कुछ को रास्ता भी दिया, कुछ के साथ मैं नहीं जा सका। ठीक है, बाइक पे बहुत से लोगों ने किया। ठीक है ना, तो थोड़ा मुल्क को ओन भी करना है, थोड़ा वेंचर भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। मुझे बता रहे हैं कौन बोल रहा है, मानूर बोल रही है? जी जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई दरमियान से। मैं नहीं कटाऊं, यही काफी है भाई, नेट का हाल तो बहुत बुरा है। बिल्कुल। अगर आखिरी कमेंट मुकम्मल हो गया था तो मेरा ख्याल है एहसानुल्लाह से सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबकी आवाज आ रही है? एहसानुल्लाह, 2 लोग बोल रहे हैं। हाँ, एहसान बोले। जी सर, आपसे तो मेरी 2-3 मरतबा मुलाकात भी हुई है, लेकिन सवाल जो मेरा है वो ये जो जितनी बातें हमने की है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, टूरिज़्म के हवाले से, ये सारी चीज़ें अगर रुक भी रही है, टूरिज़्म वहाँ पे डिस्टर्ब भी हो रही है, तो वो सारी की सारी पॉलिटिकल, आप नहीं समझते हैं कि जो पॉलिटिकल वहाँ पे इश्यूज़ है उसी की वजह से वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो रही, वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा? क्या ख्याल है आपका इसके बारे में, क्या कहते हैं आप? ये यार आई अप्रिशिएट कि आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया। ये मैं अपनी बातों में लाता तो मैं पार्टीजन कहलाता, लेकिन ये यहाँ की बहुत ही स्टार किस्म की रियलिटी है। ठीक है ना, लेकिन जीबी इजंट अर्निंग एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर एक्साइज की जो रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स की होती है ना। हमारी रेवेन्यूज, आपको मैं अंदाज़ा बताऊं, हमारा बजट जो है डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट मिला के रफली 100 बिलियन को टच करता है। और आप यू बी सरप्राइज टू नो कि हमारे रेवेन्यूज 1.5 बिलियन। तो आप देखिए 1% रेवेन्यू पे मैं एक्सपेंडिचर्स कर रहा हूँ। तो हमने रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट का ही है। लेकिन इसमें लोकल जो सेंटिमेंट है ना, वो टैक्सिंग तो क्या, वो तो प्राइसिंग के भी अगेंस्ट है। तो 2-3 आइडियाज़ मैंने दिए, वो मैं इस फोरम पे भी छोड़ता हूँ। इसको आप हमेशा जीबी या जीबीएंस के आगे उठाइएगा। ठीक है, इससे माहौल सर मैं बनता है सर मैं खुद जीबी से हूँ, जब मुझे पॉलिटिकल राइट्स नहीं आपके मिलेंगे लिए तो मैं मैं टैक्स सबकी क्यों दूँ? ऑडियंस देखता हूँ, आप तो समझ सकते हैं मेरी बात। आप मुझे मिले भी हैं, मिल भी सकते हैं। मैं सबके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारी एक सिग्निफिकेंट मिनॉरिटी जीपी की बाहर भी है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में भी है ना, 3-4 लाख लोग हैं हमारे। आप ऐसा क्लोज करो ना अपना यार, ताकि मैं, आपका शोर आ रहा है जहाँ आप बैठे हो। हाँ, थैंक यू। अभी ठीक है सर? नहीं, आप क्लोज कर लें, आप अपना स्पीकर आपका ऑन है, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। हाँ, थैंक यू। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो अभी अंदाज़ा लगाया है, सिर्फ होटल का रेट ही मैंने कहा थोड़ा सा 500, 1000, 2000 बढ़ा लें, विच इज़ अफोर्डेबल फॉर माई डोमेस्टिक टूरिस्ट। फॉरनर के लिए तो इससे ज़्यादा अफोर्डेबल है। और हमने कहा उसमें से आप 500 रुपया सरकार को दे दें। ठीक है, यू टैक्स दी आउटसाइडर एंड यू जनरेट रेवेन्यू फॉर जीबी इटसेल्फ। तो इससे अच्छा खासा, मैंने कहा ना 1000 कमरा तो हमारे पास मौजूद है रफली, तो हम उससे क्या नहीं कमा सकते अगर उसमें हम 1000 या 2000 रुपया ऐड करते हैं। ठीक है, पर डे, पर नाइट, वट। अच्छा, इसी तरह जो पावर है यहाँ की, हम जनरेट करते हैं पावर, लेकिन हम उसको बिल्कुल नॉमिनल, उस पर नियर फ्री रेट्स पे लोगों को देते हैं। तो पावर प्राइसिंग यहाँ पे मिसिंग है। अब उसमें लोकल पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटी हमारे साथ खड़ी नहीं होती जब हम एडमिनिस्ट्रेटर फैसला करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का वो हूँ ना, तो मुझे भी थोड़ा कुछ एक सेक्शन यहाँ का ऐसा है जो आउटसाइडर देखता है। मैं, मेरा चीफ सेक्रेटरी, मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी, जो यहाँ के की पोजीशन होल्डर्स हैं ना गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के, वो कहते हैं ये जी बाहर की ब्यूरोक्रेसी देखें, हमारे ऊपर टैक्स लगाते हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारी प्राइसिंग, हमसे बिजली की कीमत मांगते हैं, ये पानी हमारा है। भाई हमारा है, लेकिन सारी बात है, आपका क्या ख्याल है जो पानी नीचे जा रहा है वो पंजाब वालों का नहीं है, वो कराची वालों का नहीं है? उस पानी पे जहाँ सप्लाई करती है गवर्नमेंट, कोई ना कोई उसकी सर्विस चार्जेस होते हैं। अच्छा, बिजली हम क्या नहीं खरीदते? वापडा पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करती है, वो कितने महंगे महंगे बिल देती है, लोगों का दिल बैठ जाता है बिल देख के। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता उस तरह का? अच्छा, एक
इंटरनेट का फिर से मसला हो गया, बहुत माजरत। जी, जीबी में नेट का इशू होता है। बस फिर हम इसको हमें डिस्कनेक्ट होगा। जमाली साहब फिर से आपकी आवाज जो है ना वो हमें सुनाई नहीं दे रही। अभी ये सरीना ने सही पॉइंट आउट की। हम आपको ना पिछले 1 मिनट से सुन नहीं रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जस्ट मैं आखिरी बात वही एहसान वाले उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था कि चीज़ों की सर्विसेज की कीमत होती है और कचरे की भी कीमत होती है, मतलब एनवायरनमेंट को बिगाड़ने की भी कीमत होती है। हमने यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है, वो कचरा उठाती है घर घर से, उसको चार्जेस देने से इनकारी हैं लोग। तो इस तरह तो फिर हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे ना। सस्टेनेबिलिटी तो उसी को कहते हैं कि जितना आप नुकसान दे रहे हैं उतना आप फायदा भी अर्न करें। तो वो कॉस्ट या वो प्राइस किसी न किसी पे जाएगी, उस पर हमें माहौल बनाना चाहिए। दुनिया में कहीं भी ये सर्विसेज फ्री नहीं है जितनी हमारे मुल्क में फ्री हस्ती है। तो थोड़ा सा ब्रेसअप करें, जेबें झाड़ें, ठीक है ना, खसूसन वो लोग जिनकी जेब में ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। सर जेबें झाड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस भी होना चाहिए ना। अवामी राय जब उसके अंदर शामिल नहीं होगी तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी होगी और न रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, न ही गवर्नेंस के मामले में वहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट आ सकता है। यू आर राइट, ये चीज़ कनेक्टेड है ना। पॉलिटिशियन जहाँ से वोट लेता है मैं उस बंदे को रेफर कर रहा हूँ ना। तो हम अपनी जुबान में समझा रहे होते हैं, फिर आपको अपनी जुबान में समझाना पड़ेगा कल को। क्योंकि अभी जब मैं फंड्स मांगने जाता हूँ फाइनेंस डिवीजन इस्लामाबाद, प्लानिंग कमीशन इस्लामाबाद, तो वो कहते हैं जी आप पूरे ग्रांट पे चल रहे हैं, आपको इससे ज़्यादा क्या दें और क्यों दें। आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बने, कुछ अर्निंग शुरू करें, हम आप उसके डबल देंगे। ठीक है, बलूचिस्तान जैसा महरूम और मजबूर सूबा भी है, वो भी अर्निंग्स करता है, सिंध भी करता है, पंजाब भी करता है, केपी भी करता है, कश्मीर करता है। आप कश्मीर से कंपेयर कर लें, हमारी सिमिलरिटी तो कश्मीर से बनती है। एजेके के रेवेन्यूज कितने ज़्यादा है, उनकी पावर की प्राइसिंग कितनी ज़्यादा है। मतलब नथिंग इज फ्री इन अक्रॉस द वर्ल्ड। जितना जीबी में चीज़ें सस्ती या फ्री है ना, या ये इवन वीट सब्सिडी जो हम डिस्कस करते हैं, आपको पता है जीबी में कितने पे वीट मिलती है, ज़रा बताएंगे एहसान आपको। यहाँ पे 1978 का रेट चल रहा है अभी तक गंदम का, उससे हम बढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो फ्री लंच जो है ना वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल होना है तो कुछ ना कुछ कमाना होगा, फिर हम उसको बांट सकेंगे आपस में। ठीक है ना, थैंक यू। इरफान जी सर, टूरिज्म में वाइल्ड लाइफ और जंगलात का बहुत ज़्यादा किरदार होता है और पाकिस्तान में डिफोरेस्टेशन और हंटिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको कैसे रोका जाए जिससे इकोसिस्टम को भी बहुत ज़्यादा खतरा है? यार है तो सही, जीबी में ये हालात बाकी पाकिस्तान से फिर भी बेहतर हैं, लेकिन बाकी जगह मैंने देखा है, अब बलूचिस्तान के वीराने में भी लोग जाके ना यार चीता मार के आते हैं। चीता इतना रेयर है वहाँ पे, ठीक है, और चीता मारने से आपको क्या मिलता है सिवाय खाल के, खा तो सकते नहीं आप उसको, ठीक है। तो लेपर्ड इज मतलब इत्तेफाक से मैंने एक जगह एक उसका पाँव का निशान देखा तो मेरा दिल बड़ा, वरना वी वर थिंकिंग कि हिंगोल में लेपर्ड एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, सेम गोज फॉर जंगलात। उसमें जो एक फैक्टर हम सारे इस डिस्कशन में नहीं ला सके वो है हमारा पॉपुलस होना। देखो सारी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटी से जनरेट हो रही है ना, और हमने अभी तक आबादी को तो मसला समझा ही नहीं है। दुनिया के जिस अच्छे मुल्क में जाओ वहाँ पे आबादी कम है। आप पेरिस जाएं, आप लंदन जाएं, आप दुबई जाएं, यार इतना रश इतना हमारी गलियों में मुझे दुनिया में कहीं नज़र नहीं आया, ठीक है ना। तो जीबी तो फिर भी बेहतर है, लेकिन बाकी जगह ये प्रेशर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉपुलेशन। तो थोड़ा सा हौला हाथ रखें। अब हम कितना अल्लाह और मुल्ला के दरमियान इनकी बहस करवा। सर ये सैफुल्ला कैनाल जो है ना चौकी जमाली के नज़दीक, जो सर इसके साइड में हमें इस जंगलों में छोटे छोटे ये फिश केट जो होते हैं वो बहुत रेयर हैं ना, तो वो हमें मिले थे। वो भी जंगल को जलाने के दौरान हमको कुछ उनके बच्चे वगैरह मिले थे। अभी ज़ाहिर नहीं है, वो बहुत रेयर है सर। क्या मिला आपको? सॉरी ये दोबारा बोल सर फिश केट एक बिल्ली होता है जी सर। ये मेरा गांव है, पता है। आई एम ग्लैड यू वेंट टू चौकी जमाली। चौकी जमाली इज वेयर आई बिलोंग टू, वेयर आई वाज बोर्न, ठीक है। तो थैंक्स फॉर विजिटिंग एंड थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट।
उसके अराउंड फिर भी हम कर सकते हैं। उसकी एक वजह ये बनी होगी कि लोगों को वहाँ डिस्प्लेस होना पड़ा था ना ड्यूरिंग फ्लड्स, तो एक वजह वो बनती है। दूसरा, हम यार कुत्तों को भी देखते हैं आपस में मिलते हो तो हम पत्थर लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं, हम परिंदा देखते हैं तो गुलेल पकड़ लेते हैं, हम जानवर देखते हैं तो बंदूक फौरन उठा लेते हैं। हम किलर कौम है बाय नेचर समहाउ। तो थोड़ा जज्बात पे भी काबू रखने वाली बात है, और थोड़ा आबादी, उससे ज्यादा आबादी पे कंट्रोल, क्योंकि आबादी बेशक कम हो फिर वो जज्बाती भी हो तो चल जाती है। हम तो और सर जी, लोग ये शिकारी कुत्ते भी ज्यादा पालते हैं ना यहाँ सर? भाई लोग खुद शिकारी हैं यार, कुत्ते तो बाद में आते हैं। हम खुद कौन सा माफ करते हैं किसी को? सबसे बड़ा खतरनाक जानवर हम खुद हैं। ठीक है ना? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थैंक यू सर। महादेव, मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया ना? माजरत अगर गलत किया। नहीं मैम, आपने बिल्कुल ठीक नाम लिया है, महादेव। अच्छा, मेरा ये था कि मैं एक्चुअली हूँ डिस्ट्रिक्ट थरपाकर से, जो दुनिया का ओनली फर्टाइल डेजर्ट है ना सिंध में। मिठी कारूंझर माय हाँ लव। मैं तो मिट्टी में तो मेरा जो है गांव है, या जो मैं बेसिकली मिट्टी शहर से हूँ, और नंगर पार्कर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मैं हूँ, और वहाँ पर एक डॉक्टर राजा शाद हैं, दिलीप हैं, और एक दो और दोस्त हैं, गुड्डू एमिनुल जो है वो भी हमारे साथ कभी राजा कभार। मुझे जानता है। हाँ जी। तो हम लोग वहाँ फोटोग्राफी से बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और हम कंपेरेटिवली देखते हैं कि 3-4 साल से ना 4 या 5 साल हो गए, तो अब टूरिज्म को हमने बहुत ज़्यादा वहाँ ट्रेक किया, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आते हैं, और हमारे फोटोज भी बड़े अच्छे से शेयर होते हैं। कल्चर डिपार्टमेंट जो है इन पर्सन तो लोगों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये गाइड करें आप सर के इसको हम कैसे बेहतर करें। वहाँ पर गवर्नमेंट की सर्विसेज जो हैं वो लाइक रूपलो है, वहाँ पर एक गेस्ट हाउस है ना रूपलो नाम से, तो उनको रूपलो को तो वहाँ कोई समझ ले कि 5 स्टार उन्होंने बनाया हुआ है, 7,000 रुपये 8,000 रुपये पर नाइट वो चार्ज कर रहे हैं, और इस तरह से। हमने 31 तारीख को अभी रिसेंटली एक वहाँ पर प्रोग्राम किया था कि कारूंजर के जख्मी ना क्यों ना, डॉक्टर इश्तियाक अंसारी और डॉक्टर इसाक अंसारी और इनके साथ। तो मेरा एक कॉम्प्लेक्स सा सवाल है कि हम इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि थरपाकर में टूरिज्म को बढ़ाए। हालांकि टूरिज्म जैसे बढ़ा है तो एक दो आपको जमाली साहब को बेहतर पता होगा कि वहाँ पर एक दो ऐसी चीज़ें हुई है जिनको हम टेक्निकली इम्प्योरिटीज कह सकते हैं, कि उन्होंने थोड़ा सा डैमेज भी किया है लोकल नैरेटिव को ना। तो ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप टूरिज्म को प्रमोट भी करें, आप इनवाइट भी करें, और आपका जो वहाँ पर जो कंपोजिट कल्चर है, कंपोजिट हेरिटेज है, जो मुश्तरका आपका विरसा है, उसको वो उसी हालत में भी रहने दिया जाए। और फिर तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें कुछ आप गाइड कर सके। यार सवाल तुम्हारा वाकई मुश्किल है, लेकिन मैं भी जब गया था तो उसी जगह ठहरा था, वो गाड़ी भित पे जो जगह थी। फिर मैं कारूंझर गया, रास्ते में वो जो मारवी और उसका था कुआं वो देखा, और फिर वो सादड़ो क्या बोलते हैं आखिर में कारूंझर में, तो हाँ सालदरो टेम्पल है, वो मैंने पूरा वॉक किया। मैंने उस लड़के के साथ पहाड़ पे भी मुकाबला किया, वो जो ऊपर चढ़ता है। ठीक है ना? हाँ 1 मिनट में 1.5 मिनट में वो चढ़ के नीचे आ जाता तो है। मैंने पूरा बराबर किया उसके साथ। ठीक है? अच्छा जी। हाँ, ठीक है ना? नहीं, तो जिस तरह की लेकिन आप बातें कर रहे हो हम आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं इस बात पे। नहीं, उसमें मजा इतना होता है ना, मैं कहता हूँ कि वो थोड़ा सा बचपना आखिरी उम्र तक साथ होना चाहिए ना, वरना आप बिल्कुल जल्दी सर। बूढ़े हो जाएंगे, सिंपल, फिर आप बैठ जाएंगे। आपको सर मैं यहाँ से थोड़ा सा एक बताऊं, आपने जैसे कहा ना सालदरो, तो ये भी इसी सवाल का हिस्सा ही समझ ले। अब सालदरो अगर आप जो सनातन धर्म माइथोलॉजी जो है, हिंदू धर्म का जो, हिंदू खैर धर्म नहीं है, सनातन धर्म की जो माइथोलॉजी है, उसमें गंगा का जो स्नान है ना, वो किताबों में और नैरेटिव में ये आता है कि नहीं गंगा स्नान सबसे उत्तम है और वहाँ आपके पाप धुल जाते हैं। लेकिन सच्ची बात जो मैंने पढ़ा है तो उसमें वो आता है कि जो सालदरो है वो सनातन धर्म का सबसे अजीम जो है ना, वो गंगा से भी पवित्र पॉइंट, गंगा नदी से भी पवित्र पॉइंट है। अब सवाल ये रहता है कि अगर वहाँ भारत के लोग हैं एडजेसेंट हमारे उसमें, वो आना चाहते हैं वहाँ पर, लेकिन इतना बड़ा वो उन्होंने मैस किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है कि वो नहीं आ सकते। तो उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की बात है ना। अव्वल तो मैं देखूं कि हमारा सबसे पीसफुल बॉर्डर शायद वही है जो सिंध और हिंद का है ना, इंडिया और उसका, वही आपका डेजर्ट है जो फिर आगे कनेक्ट हो जाता है राजस्थान के साथ ना। लेकिन
ये बातें मतलब थोड़ी सी बियॉन्ड भी हो जाती हैं। अच्छा, रिलीजियस टूरिज्म जैसे मैंने पॉइंट आउट किया कि हम हिंगोल और उसको तो पॉइंट आउट कर जाते हैं, प्रोजेक्ट भी करते हैं, वहाँ तक हम जसवंत सिंह को भी ले जाते हैं, तो उससे तो आपके कारुंजर पहुँचना बहुत आसान और वो है, मैं कह रहा हूँ मैनेजेबल है। आधे घंटे का सफर है, आधे घंटे का सफर है वहाँ से। ठीक है ना। तो और कराची से कितना मतलब कनेक्टेड है। अच्छा, सिंध के अंदर हिंदू का और मुस्लिम का कितना अच्छा एक एमलगम और बहुत ब्यूटीफुल सा मैं कहूँगा कि वो मिक्सचर बना हुआ है। ठीक है, मिट्टी के शहर में हमने ऐसे ही गाय का रिस्पेक्ट देखा जैसे इंडिया के किसी भी शहर में होता है। गाय ऐसे ना वीआईपी बन के फिर रही होती है इधर उधर गलियों में, दुकानों में, इधर मुंह मार रही उधर नोबडी टचेस। ठीक है, तो बड़ी आसानियां हैं वहाँ पे और इस चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मैंने तो बाकायदा गाय के साथ सेल्फी बनवाई वहाँ पे, मतलब मुझे मिट्टी में उससे अच्छी चीज़ नहीं मिली। और दूसरा, आप थोड़ा सा अंदर जाएं फिर इस्लाम कोट और उस तरफ पूरे कारुंजर के रास्ते में, वहाँ की जो गायों के सींग हैं उनका इतना ज़बरदस्त एक माइट है और ऑ है, आपको इंस्पायर करती है वो। हाँ, वो नागेल के वो नस्ल है, एक ब्रीड है जो सिर्फ नंगर से और इस्लामगढ़ के बीच में आपको यही मिलेंगी है, बड़े फिर सींगों 2-4 डैम्स हैं, फिर डेजर्ट का जो एम्बियंस बनता है। अच्छा, आपको इन्होंने नहीं बताया महादेव ने, वहाँ ये जो पीकॉक है, मोर हाँ जी, आपको हाँ। वाइल्ड में मिलता है, तो इधर उधर बिल्कुल। फुदक रहा है, आप उसकी वीडियो बनाएं, आप उसको जीप पे ट्रेस करें बाज़ औक़ात अगर आप अच्छे एडवेंचरर ड्राइवर्स हैं। ठीक है ना, तो मोर पक्षी जो है, अच्छा खुम्बी वहाँ पे सीजन में निकलती है, ये जो मशरूम है और बिक रहा हाँ होता है सर। रोड पे, आप जुलाई अगस्त में जाएं, उफ, थरपारकर इज अमेजिंग। ठीक है ना, मैंने लेकिन काफी वहाँ सारे पे मेरे वीडियोस और फोटोज मैंने वो ट्विटर पे ना अपने हैंडल पे और मैं वो उसमें करता रहता हूँ। हम 3-4 दोस्त हैं वो साथी उस पे प्रमोट करते रहते हैं उसको। आपका जो चैलेंज है ना उसके अंदर ही अपॉर्चुनिटी है महादेव, कि जिस तरह आपका सिर्फ चैलेंज ये है कि आपका वो एक जिला एक कोने में है। ठीक है ना, तो ये अलमिया हर जगह होता है। जैसे अभी तकदीस ने या किसी ने वो जो गीज़र वाली साइड को पॉइंट आउट किया था ना, अब गीज़र हमारा कोने में है बिल्कुल, तो उसको अगर कनेक्टिविटी कहीं से भी हम बढ़ा सके ना, एक तो मेरे ख्याल नौकोट से इजाफी रास्ता अभी बन चुका होगा, उस टाइम बन रहा था, वो हो जाए, और थोड़ा सा फिर सोशल मीडिया वाली, क्योंकि आप 2-4 लोग जो काम कर रहे हो, ये 2-4 से अगर 10-12 हो जाएं तो वहाँ पे बड़ा स्कोप है। पहले आप यही जो रेन सीजन की वो होती है या विंटर की, फिर आप ऑल सीजन पे जाएं इंशाल्लाह, लेकिन जो अच्छी एग्जांपल्स हैं उन्हीं को थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है, और मैं राजा के पास ही ठहरा था लास्ट टाइम, फिर मैंने कारुंजर में जाके वापस आया, फिर अगली दफ़ा मैं अपने भाई को ले गया, मैं 2 दफ़ा गया हूँ। मुझे तो इतना अमेज करता है कि मैं वहाँ पे साधु बन के बैठ जाऊँ, वही पगड़ी पहन के 7 रंगों वाली। ठीक है ना, तो कुछ मिसालों को बढ़ाने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट में अगर कमज़ोरी है तो फिर मैं कुछ दोस्तों को लॉन्च करता हूँ, सिंधी चूँकि मैं बोल लेता हूँ तो वो कनेक्शन फिर बढ़ाता हूँ। ठीक है ना, आई होप आई कुड सेटिस्फाई अ बिट। थैंक यू। ठीक हो गया सर, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। बस हम आखिरी 3 सवाल लेंगे, पहले असद से, फिर शिराइन से, बहुत माजरत अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो आ रही है, शोर भी आ रहा है। दूसरा, मैं ऑर्गेनाइजर्स को पॉइंट आउट कर दूं कि 8 बजे मेरी दूसरी मीटिंग है तो वो कॉल आ जाएगी, मुझे अंदाजा नहीं था। इसलिए बिल्कुल ठीक है, 8 बजे हम बिल्कुल वाइंड कर देंगे, बल्कि 8 से पहले कर देंगे अगर आप थोड़ा सा गैर नवाजिश होगी, ये गैर नवाजिश होगी अगर पहले हो गया। सर सवाल ये है कि मैं इसको मुख्तर करूँगा कि हम पिछला कुछ अर्सा हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है टूरिज्म की पाकिस्तान को ओपन अप करने की, तो हम एक तरफ ये देखते हैं कि जैसे बाली है या और डेस्टिनेशन है, वहाँ पे उस टूरिज्म से पैसा आता है जहाँ पे लोगों के पास आराम है, तो वहाँ पे यार असद, मैं आपको रोक रहा हूँ, आपकी आवाज़ कम आ रही है, शोर ज्यादा आ रहा है, और स्पीड भी तुमने 190 रखी हुई है। बेहतर हुए? हाँ, अब बेहतर है। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे जिस टूरिज्म से पैसा आता है, जिसके पास पैसा है वो जाएगा आराम से बाली वगैरह में, वहाँ पे बैठेगा, दिन में उसको एडवेंचर करेगा, शाम में सुकून से रोटी अच्छी मिल जाएगी, वो चीज़ें। हमारे पास जो है वो थोड़ी सी एडवेंचरस किस्म की टूरिज्म है जिसमें खाने की क्वालिटी कोई नहीं है, इमरजेंसी रेस्क्यू नहीं होते हैं, लाइट है, कनेक्टिविटी के मसले हैं। तो क्या पैसे कमाने वाली टूरिज्म लाने के लिए यहाँ पे हमें पहले पैसा लगाना, इन सारी बाकी इंटीग्रेटेड पॉलिसीज, हेल्थ चेक, मेडिकल इमरजेंसी रेस्क्यू, टूर ट्रांसपोर्ट, फूड क्वालिटी, ये सारी चीजें किए बगैर कैसे हम आई मीन उस तरफ जाएंगे कि जिसके पास पैसे हैं वो हमारे पास आए बजाय उन जगहों पे जाने के। थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, और सारी बहस आज की इसी पॉइंट पर मुंतज है असल में ना, कि आपने किसी को अट्रैक्ट कैसे करना है, आपने कैसे अपनी यूनिकनेस सेल करनी है। मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि हर चीज़ हर जगह होनी चाहिए,
लेकिन जो चीज़ जहाँ पे है उसको आप प्रोजेक्ट करें और यूनिकनेस उसकी सेल करें। कुछ पॉइंट्स थोड़े आपके पेसिमिस्टिक साइड पर हैं, रोड्स इंप्रूव हो रही हैं जनरली हमारी। मतलब गिलगित का मुझे याद है, स्कर्दू का सफ़र मैंने 30 घंटे का भी किया है और अब 15 घंटे का भी है, तो आधा तो हो गया है, ठीक है। वो उर्दू वाला सफ़र कम था, अंग्रेजी वाला सफ़र ज़्यादा था, लेकिन किया, ठीक है ना। लेकिन अब KKH इंप्रूव भी होती जा रही है। अभी एक नई हमने फिजिबिलिटी करवाई है जिसमें बाबूसर का टनल भी फिजिबल हुआ है और एक 65 किलोमीटर लेस लेंथ की रोड भी अक्रॉस दूसरे किनारे पे इंडस के, वो भी आ जाएगी। लेकिन चीज़ों में टाइम लगता है। शंदूर वाली रोड है, अप्रूव हो गई है, काम शुरू हो गया, लेकिन शायद 2-3 साल लग जाएं उसको कंप्लीट होते होते। कोई 200 किलोमीटर की है वो यहाँ से चित्राल तक। तो रोड बहरहाल इंप्रूव हो रही है। रेस्क्यू 1122 पूरे GB में अवेलेबल है। बलूचिस्तान में इत्तेफाक से मुझे पिछले दिनों अवार्ड भी मिला कराची में, मैंने वहाँ पे हाईवेज पे 1122 इस्टेब्लिश की है। तो आपको मतलब 2000 किलोमीटर पे तो है, इत्तेफाक से अब हाईवे वहाँ बड़ी है, 4000 किलोमीटर है, तो आधे पे रहती भी है, गैप्स हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं है हमारे हालात। सिंध ने अभी लॉन्च की है उसी नाम से जो हमने बलूचिस्तान में किया था 2-3 साल पहले। अभी सिंध ने भी MERC इस्टेब्लिश किया है, मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर्स, क्योंकि सिंध में भी रेस्क्यू सर्विसेज अर्बन एरियाज तक रिस्ट्रिक्टेड थी। पंजाब में तो पायनियर है पंजाब, 1122 उन्होंने ही किया था। तो सर्विसेज हमारे पास हैं, इस्लामाबाद में है, तो इतनी बुरी नहीं है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश होती है, लेकिन हालात ऐसे बुरे नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं कह रहा हूँ हर चीज़ को हर जगह नहीं, जो चीज़ की यूनिकनेस है ना, यहाँ का फूड है, अब यहाँ का जो छप शुरू है, यहाँ की जो सूप्स हैं, डोडो है यहाँ पे, दूसरे बले कहते हैं बल्ती में, बल्ती कुछ फूड्स हैं, गिजर के कुछ फूड्स हैं, तेल यहाँ के, वाइन्स यहाँ की नेचुरल किस्म की मैं कहूँगा, ठीक है। तो जो जिसको आसान और अच्छी लगे, हुंजा में मिलती हैं, चित्राल में मिलती हैं, गिजर में मिलती हैं, बल्तिस्तान में मिलती हैं, हर जगह कोई ना कोई यूनिक चीज़ है। हम थोड़ा सा अपने उसमें इस तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं कि उसको प्रेजेंट कैसे करें, या हमारा जो डोमेस्टिक टूरिस्ट एक माइंडसेट बना के आता है कि मैंने यहाँ फलां चीज़ ही खानी है, तो वो उसका मिसमैच उसको कम करना है और नई चीज़ को सेल करना है। तो ये चैलेंज हमारा रहेगा, वरना हमारे हालात इतने बुरे नहीं हैं, ठीक है। और बाली ना जाएं, बाली से तो यार 10 टाइम्स चीपर रेट्स पे आपको यहाँ चीज़ें मिल जाती हैं। तो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, सस्ती भी है, आपके पास चीज़ है, पैसा ज़्यादा है, आप बड़े होटल में ठहरें, कम है आप मिडल में ठहरें, बिल्कुल कम है आप अपना टेंट लेके आएँ, मैं तो आपको स्लीपिंग बैग भी सुला दूँ क्योंकि मैं खुद सोता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर साहब। जी प्लीज गो अच्छा अहेड। सर मेरा सवाल पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म टूरिज्म पॉलिसी के हवाले से है। जैसे आपने मेंशन किया कि माउंट एवरेस्ट एक उतना कमाता है जितना हमारी 8,000 प्लस पीक्स नहीं कमा सकती, तो एक तरह से हमारी नाकामी भी है। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि हमें एक लॉन्ग टर्म टूरिज्म पॉलिसी पे फोकस करने की ज़रूरत है कि जैसे सऊदी अरब ने इंट्रोड्यूस कराई है विजन 2030 के, वो ऑयल से टूरिज्म पे 2030 तक शिफ्ट होना चाह रहे हैं, और हमारी भी कोई इस तरह की कोई गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी हो जिसमें वो फिर पब्लिक को भी इंगेज करें कि हम 2030 तक या 35 तक $X बिलियन पाकिस्तान की इकॉनमी में लाना चाह रहे हैं। इस पे सर अगर आप कुछ कमेंट करते। थैंक यू जी। यार ये आखिरी सवाल है, जाते जाते तुमने मुझे डरा दिया। ये बात अगर रिकॉर्ड ना हो रही हो तो फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं अगर आप कहते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। हाँ, वैसे कह रहा हूँ ऑन अ लाइटर नोट। मसला ये है कि हम डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी ओरिएंटेड से ज़्यादा थोड़े सेफ्टी सिक्योरिटी रेजीम में रहते हैं ना। मतलब ये एक चैलेंज भी है, लेकिन ये एक आयरनी भी है कि हम अपने सारे पड़ोसियों से डरते हैं। ठीक है, कौन दुनिया का कौन सा मुल्क है, ठीक है, शायद इजराइल मैच करेगा, और दोनों की देखो बुनियाद एक है। तो थोड़ा बुनियादें हमें हिलाने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा। और यहाँ एक पैराडाइम ये भी है विच इज़ आल्सो एप्लीकेबल टू बलूचिस्तान एज वेल, ऑल बॉर्डर्स फॉर दैट मैटर। हम कहते हैं सिक्योरिटी होगी तो डेवलपमेंट होगी, टूरिज्म होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी। मैं इसके कन्वर्स कहता हूँ, मैं कहता हूँ डेवलपमेंट होगी, बिजनेस होगा तो सिक्योरिटी आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक हमारे इश्यूज हैं सारे। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को फैलने दें, कंट्रोल सिक्योरिटीज पैराडाइम्स बाद में लगाएं। मेरे जितने यूनिक पासेस हैं वहाँ पे हम गार्ड्स के साथ खड़े हैं, वहाँ एनओसी दिखानी पड़ती है। अच्छा, टूरिस्ट इतना परेशान होता है, वो वीज़ा लेके आया होता है, उसको फिर कहते हैं एनओसी दिखाओ। वो इस्लामाबाद से एनओसी लाता है, फिर कहते हैं गिलगित में दिखाओ। तो ये वाली चीज़ें भी थोड़ी सी हैं, तो इनको भी आप लोग थोड़ा सा नोट करें। इसको एज ए फिर नेशन हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे फिर हमारे पूरी बजट मेकिंग पे, पूरे जो पॉलिटिक्स हमारी वो जो कंट्रोल होती है, ये फिर उस तरफ जाते हैं इशारे ना, वो फिर एक बंदे से बढ़कर आती हैं। इनको फिर शायद हमें बेन हैसल कौम एज ए नेशन
यूनाइट होकर फाइट करना पड़ेगा, वरना वाकई हमें कॉमन पॉलिसी की ज़रूरत तो है, और देते भी रहे हैं। कोई पॉलिसी नवाज शरीफ ने दी होगी, कोई बेनज़ीर ने दी होगी, कोई इमरान खान ने दी होगी, हम कोई पॉलिसी लेस तो नहीं रहे, हम इम्प्लीमेंटेशन लेस रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तो टेस्ट तो फिर उसमें डूइंग में है, डूइंग में हम जा नहीं पाए बहुत सी चीज़ों में, तो वहाँ कुछ फिर मेजर शिफ्ट की ज़रूरत है। एंड थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, क्योंकि चीज़ पॉइंट आउट होती है तो फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। थैंक यू।